अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। वैसे मैंने एक बात नोट की है कि आप लोगों को भी तारीफ़ रास नहीं आती। आप लोगों की तारीफ़ की है तो आप लोगों ने नज़र ही लगा दी है। फिर रिस्पॉन्स आप लोग पीछे चले गए हैं, हालांकि उससे पिछले एपिसोड पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और कल के एपिसोड पे आप लोग फिर नीचे आ गए हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोग की तारीफ़ ना किया करूँ। आप यही चाहते हो ना? तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें। कितना मज़े का नावल मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग फिर रिस्पॉन्स ना दें तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है? तो चलें हम बगैर वक़्त की अपनी लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। वली के कहने के बावजूद भी जाना उसके साथ नहीं गई थी, जिस पर सदाम को तो काफ़ी खुशी थी मगर वली तिल मिला रहा था। जाना की वापसी पर सब बहुत खुश थे। फजल खान ने तो जश्न का ऐलान किया जिसे सदाम ने रोका क्योंकि वो सिर्फ फ़िलहाल हाथ की शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ हाथ बेहद खुश मसरूर सा फिर रहा था और जरिश की जब से दोबारा जाना से बातचीत हुई थी तब से वो जाना के कमरे में बेबी के पास ही पाई जाती। सदाम ने भी तवज्जो नहीं दी थी। वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने खाना लगा दिया था। वो खुद आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। भले वो एक बात का भी जवाब नहीं देता था मगर फिर भी उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था। हाँ नायत, शादी यहीं हवेली में होगा। दोनों गाँव की शमूलियत होगी और सबकी शमूलियत होनी चाहिए, कोई एक भी ना रह जाए। उसने याद दहानी कराई तो अनायत ने समझते हुए सर हिलाया था। तभी सदाम का फ़ोन बजा था। यस, सदाम फजल खान स्पीकिंग, उसने कहा तो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो ज़रा सा मुस्कुराया था। यस मैम, तुमको कोई तंगी तो नहीं? वो बोला। जरीश जो बाहर ही आ रही थी उसके कान खड़े हुए, उसे झुककर कान लगाए। ओह, हमारा आना तो थोड़ा मुश्किल है, तुम आ जाएगा यहाँ, उसने कहा। जरीश को गुस्सा आने लगा। कौन थे ये जिसको वो मैम कह रहा था? इतनी खुश अखलाकी से यहाँ आने की दावत दे रहा था। ओके, तुमको अनायत ले लेगा, उसने कहा और फ़ोन बंद करके खामोशी से खाना खाने लगा। उसको फ्रेश होना था तभी उजलत में अपने कमरे में आया। जरीश को पाकर उसने तेवरी चढ़ाई थी। ये लें आपके कपड़े। जरीश जल्दी से लिबास उसके सामने ले आई थी। तुम्हारा हाथों को जहमत ही हो रहा है, उसने कपड़े खींचते तंजिया लहजे में कहा था। जरीश ने घूर कर देखा था। तुम अपना मिजाज ना ज़मीन पर लेकर आए। हम भूला नहीं है जो कुछ तुमने किया, वो उसका मुंह जकड़ते हुए बोला। मैं भी नहीं भूली, जरीश मिनमिनाई। हाँ, तुम्हें कौन सा यकीन है कि हमने तुम्हारा माँ बाप को नहीं मारा, वो कपड़े फेंकते हुए बोला था। मैं आपको माफ़ करती। चटाख लफ्ज़ पूरे होने से पहले तिल मिलाता हुआ थप्पड़ जरीश के मुंह पर पड़ा जिससे वो दूर जा गिरी थी। मगर सदाम खान ने उसको गिरेबान से पकड़कर सख्ती से इस तरह जकड़ा कि वो ज़मीन से 2 इंच ऊपर हो चुकी थी। तुम्हारा जुर्रत तुम्हारा जुर्रत कैसे हुआ तुम हमें माफ़ करेगा? हमें? वो धाड़ा। जरीश के रंग फक हुए थे। तुम हमें माफ़ करेगा? उसकी गर्दन सख्ती से दिबाता चला गया। मैं नवाब जी। जरीश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। चेहरा उसकी उंगलियों के निशान से सुर्ख हो गया। आंसू लगातार बहने लगे थे। तुम्हारा औकात हमारी मोहब्बत से बढ़ रहा है। तुम्हारा औकात हमारी मोहब्बत से बड़ा है सिर्फ, वरना किस में जुर्रत हमारा सामना इस तरह से बोले? वो चिल्लाया और उसे धूल झटका था। जरी ज़मीन पर गिरी और बुरी तरह रो दी थी। मसला सारा ये है हम तुम पर मरता है मगर तुम एक 2 टके का लड़की है जिसको अपना ज़िंदगी में शामिल करके हम पछता रहे सरासर। वो उसके चेहरे पर झुकता फनकारा था। जरीश उससे बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी जबकि सदाम को शदीद तकलीफ़ हुई थी। मोहब्बत करने वाले महबूब की निगाह के उतार चढ़ाव को जान लेते हैं और ये लड़की। उसे मुठ्ठियाँ पींची और वॉशरूम में चला गया था जबकि जरीश वहीं से सिकती रह गई थी। 3 दिन गुजरे और फंक्शंस की इब्तिदा हो गई। बेला को तो गोया सांप सूंघ गया था। वो बुरी तरह सहमी हुई थी जबकि हाथ ने सबसे पहले निकाह की तकरीब लिखवाई थी। जाना की तबीयत भी अब संभल गई थी मगर बच्चा संभालना उसके लिए काफ़ी मुश्किल अमल था। वली 3 दिन से नहीं आया था जबकि वली की बहन उसकी खिदमत करके हक अदा कर रही थी। दिल की अदवत भी निकल गई थी और जाना उससे पहले जैसी हो गई थी। जरीश और सदाम की उस दिन के बाद एक दूसरे से बात नहीं हुई। सदाम उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था जबकि घर में एक और फर्द का इजाफा हो गया था और वो वही अंग्रेज़नी थी जो यहाँ आकर सदाम के आगे पीछे फिर रही थी। सदाम ने भी जैसे कसम खा ली थी उसकी हर बात मानने की। सदाम के साथ साथ शहाब का फ्लर्ट भी अरूज पर था जबकि हाथ को तो हफ्ते कलीम की दौलत मिल गई थी। फिरोज़ आज निगाह की तकरीब में बमजबूरी आया था, हालांकि उसका इरादा नहीं था। सदाम उससे उसी तरह मिला जबकि इसी तरह उसकी इस हवेली में कोई औकात नहीं थी जिससे उसके अंदर गज़ब की आग मज़ीद हलकोरे लेने लगी और निकाह के फंक्शन को तबाह करने की वो ठान चुका था। अगर कोई कहता हवेली को चांद की तरह सजा दिया था तो गलत नहीं था। सदाम ने हवेली का एक एक हिस्सा सितारों से जैसे सजा दिया था। हवेली में मेहमानों की चहल पहल आमदोरफ्त बढ़ गई थी। आज निकाह का फंक्शन था जिस पर सदाम ने तो नहीं
अलबत्ता हाद ने फजल खान के साथ जाकर वली और उनके तमाम घर वालों को दावत दी थी। सफ़ेद फूलों से सजी हवेली बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिरोज़ खान हॉल में लगे मज़ीद फूलों को देखते हुए अपने ख़ास मुलाजिम को इशारा कर चुका था, जिसने इस खूबसूरती से सजे फूलों की लड़कियां वो सिरा पकड़ा हुआ था जिसके बस एक बार खींचने से ही पूरा का पूरा हॉल बर्बाद हो जाता। मगर इससे पहले कि वो ये करता, अंदर सदाम दाखिल हुआ और फ़रोज़ अंदर तक जल गया जब उसे अपने मुलाजिम को सदाम के खौफ से भागते हुए देखा था। सदाम उसकी तरफ बढ़ा। तो तुम आ गया, खैर अच्छा किया, उसे उसके शाने थपथपाए थे। तुमने वली को क्यों बुलाया? फिरोज़ ने नामहसूस तरीके से अपने शाने से उसका हाथ हटाया था। हमारा जाना का आदमी है वो, सदाम ने शाने उचकाई। तो गैरत सो गई तुम्हारी, फिरोज़ ने तंज किया। सदाम भड़कने की बजाय मुस्कुरा दिया था। जाग तो हम अब गए, सो तो पहले रहा था, और वैसे भी दुश्मन से हाथ मिलाने में बेहतरी है। तुम तो यही दर्ज देता था। मुलाजिम ने उसके सामने पानी पेश किया, जैसे पीते हुए सुकून से बोला। अच्छी बात है, दांत पीस कर फिरोज़ बस इतना बोला और जाने लगा। कहाँ जाता है, बैठो कुछ गपशप लगाई, उसने कहा तो फिरोज़ ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे डेरे पर जाना है, वहाँ भी मामलात हैं, देखने हैं, उसने कहा। खैर, तुम्हारा पास मामलात तो कोई नहीं, मगर कुछ नहीं होता, जाओ, वो मुस्कुरा कर बोला। फिरोज़ उसे मज़ीद बर्दाश्त किए बिना वहाँ से चला गया था। वैसे भी अपना घर आखिरी बार देखेगा अब तुम, सोचते हुए इसके दिमाग की रगें तनी थी। अभी वो बाहर ही देख रहा था, तभी हाथ अपने कमरे से निकला और बिल्कुल तैयार था। सदाम ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। फंक्शन बाहर शुरू तो हो चुका था, मगर फिर भी वो उसको जल्दी मानता था। लाला, आप तैयार नहीं हुए? वो उसके पास आया। शहाब भी तैयार हो चुका था, जबकि अनायत भी। नहीं, तुम्हारा अंदर आग लगा है, हमको इतना जल्दी किसी काम का नहीं होता, सदाम ने तंज किया तो वो खफीफ सा हो गया था। खैर, झूठ भी बंदा इतना बोले जो दूसरा हजम कर ले, शहाब ने घूरा, क्योंकि वो गौरी सदाम पर मरती थी और शहाब भाव की तवज्जो इस गोरी पर ना चाहते हुए भी बढ़ने लगी थी। तुम्हारा अंदर का जेलसी हम जानता है, सदाम ने दांत निकाले, जबकि शहाब ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। और तभी वहाँ इन सब के बकौल वो अंग्रेज़ी नहीं आई थी। हे सदाम, आज तुम क्या पहनने वाली हो? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्यों, तुमने इसके जैसा मर्दाना लिबास पहना है? शहाब जलकर बोला था, मगर मैं ऐसे ही मुस्कुराती रही। आपके पास अकल कम है, मैं ड्रेस कलर पूछ रही हूँ, उसने टका सा जवाब दिया, जिस पर सदाम का सबसे ऊंचा कहका निकला था। वाइट, उसने जानबूझ के शहाब को जलाने के लिए बताया और एक्सक्यूज़ करता ऊपर आ गया। जरिश भी रूम से बाहर ही खड़ी थी और यकीनन वो उनकी बातें सुन चुकी थी, मगर सदाम ने तवज्जो दिए बिना अपने रूम में कदम रखा था। जरिश भी उसके पीछे ही कमरे में आई और सामान उठा उठा कर पटकने लगी, जबकि सदाम ने इस बात का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था और शॉवर लेने चला गया। मैं उस गोरी का मुंह तोड़ दूंगी, आंखों में आंसू भरे वो बहुत गुस्से से सोच रही थी। 10 मिनट तक अपना पिंक ड्रेस जो वो खुद ही पसंद करके लाई थी देखने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भी वाइट ही पहनना था, मगर यहाँ तो उसके पास कपड़े नहीं थे और कुछ शॉपिंग भी की थी। वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि सदाम के स्टैंडर्ड की है। उसने तो बहुत सस्ते से आम से इलाकाई जोड़े खरीद लिए थे। अब उसका दिल कर रहा था फूट फूट कर रोए। सदाम 15 मिनट बाद वॉशरूम से निकला। वाइट सूट में उसका शादाब चेहरा दमक रहा था। उसने एक नज़र जरिश की तरफ देखा और ड्रेसिंग के सामने चला गया। मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ रो रही हूँ, बिलाखिर वो उस पर चिल्लाई। सदाम ने बस निगाह ही उठाई थी कि जरिश की पलकें गिर गई। वो उसे मना कर चुका था उसके साथ ऐसा रवैया ना रखे, मगर वो अपने दिल का क्या करती, बार बार उसकी वजह से टूटता था, या वो यकीन ना करके उसे खुद ही जख्मी कर रही थी। सदाम ने कोई जवाब नहीं दिया। बाल सेट करके उसने अच्छे से परफ्यूम छिड़का, जिसकी महक से पूरा कमरा महक उठा था, और उसने वॉच क्लाई में पहनी, शानों पर अपनी मखसूस स्टाइल में महरून शॉल डाली और बाहर निकलने को था कि जरिश उसके आगे आ गई थी। मैं आपकी कुछ नहीं लगती। मीठे मीठे आंसुओं से वो संजीदगी से दोनों हाथ उसके आगे फैलाए, गोया उसका रास्ता रोके खड़ी थी। लगता है मालूम है हमें, तुम बीवी है हमारा। लगता है मालूम है हमें, तुम बीवी है हमारा। सदाम ने घड़ी पर एक नज़र दुराई और उकता कर बोला। उसने कभी झगड़े में भी उसे दस्तबरदारी नहीं दी थी। जरिश को टूट कर अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो नहीं जानती थी जिसने उसके माँ बाप को मारा, मगर वो सदाम नहीं था। उसे इस बात का यकीन आ गया था और वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या करे कि आदमी उस कोरी से हटकर सिर्फ उसका होकर रहे। उसके छोटे से दिमाग में धूम मच रही थी। दिमाग जो सिग्नल दे रहा था वो कैसे कर सकती थी। सो गई हो? सदाम ने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो वो चौंकी। नहीं, वो झिझकी, जबकि सदाम ने उसे परे धकेला था। मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो। वो बाहर जाता कि जरिश फिर उसके बाजू के नीचे से निकलती बिल्कुल दरवाजे पर चिपक गई, जिसके सदाम भी बेहद करीब खड़ा था कि दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे, और जरिश थोड़ा सा हिलती तो दोनों की नाक एक दूसरे से मिस होती। तो आप ने देखा नहीं मेरे कब? सदाम के जानलेवा लम्स पर वो निगाहें मीच गई थी। दिल इतनी ज़ोर से धड़का गोया कानों में सुनाई दे रहा था।
सदाम उसके खुली कली की मानत लबों के बेहद नज़दीक था। जरीश जैसे इंतज़ार में थी, उसकी शिद्दतें सहने को खुद को तैयार कर चुकी थी। मगर ये क्या, उससे हल्की सी आंखें खुली तो वो तेवरी चढ़ाए उसे घूर रहा था। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में। उसने उसे दूर धकेला और गड़प से बाहर निकल गया था, जबकि जरीश का मुंह ओ की सूरत में खुल चुका था। ये उफ, कितने बदतमीज़ हैं। वो भीगी सी नज़रों से देखती रह गई थी और अपने गंदे से ड्रेस को देखकर और भी रोना आया था। कुछ भी हो जाए, आज उसने सफ़ेद सूट ही पहनना था, तभी वो कमरे से बाहर निकल गई। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। उस कौरी के कमरे में, जिसका नाम भी अजीब सा था, वो दाखिल हुई तो दिल ज़ोर से धड़का था, मगर उसे फ़िलहाल खुद को काबू में रखना था। किस्मत अच्छी थी कि वो इस वक्त वॉशरूम में थी और उसका बेहद खूबसूरत जोड़ा और ऑफ वाइट कलर का बिस्तर पर रखा हुआ था, जबकि उसके साथ महरून दुपट्टा, जैसे जरिश का दिल मचल उठा था। और फिर बिना दूसरी कोई चीज़ देखे उसने वो जोड़ा वहाँ से उठाया और तीर की तेज़ी से वो अपने कमरे में आई थी। शर्मिंदगी भी हुई, ज़मीर ने झंझोड़ा भी। मगर मुझे पहनना ये सूट, और उसकी सारी शॉपिंग के पैसे मेरे मियाँ ने दिए हैं, तो ये सूट मेरा है। उसे खुद को समझाया और सूट को छुपाकर कमरे को लॉक करके शॉवर लेने चली गई। अपने कांपते हाथों पर उसका लम्स महसूस हुआ और उसके हाथों ने जैसे उसके हाथों को हरकत बख्शी, और बेला उसके नाम खुद को खुद ही सौंप गई। हाथ में मुस्कुरा कर उस पर अपनी पुरतपश नज़रों का हिसार किया था। नूर ने तिल मिलाकर ये मंजर देखा और उससे दूर हो गई, जबकि बेला बुरी तरह कन्फ्यूज़ थी। हाथ ने अब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसने खिसमिसाकर अपना हाथ उससे अलग करवाया। हाथ सीधा होकर बैठा तो अपने पीछे सदाम को पाया, जो उसको घूरने में मसरूफ़ था। शराफत से नीचे उतरेगा तुम, और जो बाबा साईं से मेहमान मिलने आया उनके पास जाएगा, उसने हुक्म दिया। हाथ की आंखें उबली थी। लाला, मैं दुल्हा हूँ, वो गोया उसे समझाना चाह रहा था। देखता है मुझे, चीखने का ज़रूरत नहीं। दोनों की छेड़खानी पर सबके कहके उभरे थे। अब शहाब और अनायत ने हाथ का रिकॉर्ड लगा दिया था। बेला तो बैठे बैठे सुर्ख हो रही थी, जबकि फिरोज़ एक तरफ खामोश खड़ा उनकी खुशियां तबाह करने के बारे में सोच रहा था। बेटा, सब मुंह मीठा करने की रस्म अदा कर लो, मोरे ने जाना से कहा, जो खुद हाथ का रिकॉर्ड लगाने में मसरूफ़ थी। सदाम स्टेज से उतरकर मुस्कुराता हुआ जाने लगा कि मोरे ने उसका हाथ पकड़ा। सदाम वहीं थम गया था। वो तुम बड़े बेटे हो तो पहले जरीश और तुम मुँह मीठा करवाओगे, बस इसीलिए रोका था। सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सदाम ने गैर महसूस तरीके से अपना हाथ आज़ाद करवाया और अपनी बेगम की खोज में निगाह जुड़ाई, जिसे वो बुला बैठा था। और तभी हॉल में वली दाखिल हुआ, काफ़ी सारी मिठाइयों के शगुन और तहाइफ के साथ वो शहाना चाल चलता उन तक आया। रुकैया बेगम, आयशा, शहरियार भी थे। वली ने गॉगल्स की ओट में स्किन कलर के खूबसूरत से फ्रॉक में अपनी बीवी को देखा, जैसे उसके हुस्न को आंखों में छुपा लिया था। उसे सदाम की तरफ निगाह घुमाई। मुबारक हो, वली ने रस्मी सा कहा। हम तो निकाह कर चुका है, जिसका है उसको दो। बज़ाहिर मुस्कुराकर लोगों को हैरान कर देने वाले दोनों एक दूसरे पर तंज उछाल रहे थे। पता नहीं क्यों भूल जाता है, तुम्हारे मुंह लगना दुनिया का फजूल काम है। वली ने निगाहें घुमाई और फिरोज़ पर निगाह गई तो दिल किया उसकी गर्दन दबा दे। फिर भी बार बार लगता है घामड़। दोनों एक दूसरे की क्रॉस में गुजर कर निकले, मगर सदाम आगे ना जा सका था। सफ़ेद लॉन्ग मैक्सी पर महरून का आमदार दुपट्टा लिए, बालों को पूरा खोले, एक शाने पर डाले डार्क ब्राउन महरून लिपस्टिक लगाई, ऊंची हील में संभल संभल कर चलती सदाम को आसमान से उतरी हुई परी लगी, जिसके असाब सल्ब कर चुकी थी, वक्त को थाम चुकी थी। चारों जानब से जैसे लोग गायब हो गए थे और वो दोनों थे बस। जरिश भी उसी की जानब देख रही थी, ज़रा झिझक कर, ज़रा शर्मा कर। उसने 2 कदम और उठाए और उसके नज़दीक पहुंची तो बेसाख्ता सदाम के लब हिले। तुम गज़ब है, वो बोला। जरिश मज़ीद शर्माई और सदाम चौंका। उसके पीछे से मैसी भी अपने अजीब कैजुअल हुले में आई थी और जरिश को देखने लगी। ये मेरा ड्रेस है, वो हैरानगी से बोली। मंजर टूट चुका था, सब होश में आ गए थे। जरिश का चेहरा एकदम फीका पड़ा। सदाम ने जरिश की जानब देखा और याद आया कि जो कमरे में लिबास था, ये तो वो बिल्कुल नहीं था। अचानक ही उसके लब मुस्कुराहट में डले थे। नहीं, ये मेरा है, मुझे नवाब जी ने ला कर दिया था। जरीश ने फ़ौरन सफाई दी। नहीं, ये मैंने नहीं लिया था सदाम। नहीं, ये मैंने लिया था सदाम के साथ जाकर, वो गुस्से से बोली, जबकि जरीश रो देने को थी। सदाम को मदद तलब नज़रों से देखने लगी। रफ्ता रफ्ता सब उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे, जबकि वली, जाना, शहरियार, आयशा, हाथ, बेला, शहाब, वो सब तो इनको पहले ही देख रहे थे। वैसे हमने अपना बेगम को ये लिबास सिलाया था, तुमने अपना गुम कर दिया, अब ज़्यादा शोर मत डालो। दो टोक लफ्ज़ों में उसने बात ख़त्म की। जरिश का दिल क्या उछले, जबकि मैं ऐसी सोच में पड़ गई कि आखिर उसका ड्रेस कहाँ गया। शहाब के दांत निकले। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, उसने कहा तो उसे घूरने लगी। मुंह बंद करें अपना, उसने कहा। वैसे कितने अफसोस की बात है, वो शादीशुदा मर्द है। शहाब उसके पीछे हुआ। तो मैंने कुछ कहा है, मैसी ने टका सा जवाब दिया। कवारों पर भी निगाह डाल लेते, वो ज़रा गहरी नज़रों से उसको देखते हुए बोला, जबकि मैसी उसकी सूरत देखने लगी थी।
तुमको शर्म नहीं आता इस नीयत खराबी पर? सदाम ने गुस्से से देखा। नहीं आता, उसने उसी की तरह ही जवाब दिया था। सदाम ने उससे निगाह चुराई। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सदाम उसको बड़ी महफिल से उठा कर ले जाता। लाला आप भी जाएं, हम वेट कर रहे हैं, पहले मुंह मीठा आप करवाएंगे। चाना ने उसको याद दिलाया तो वो जरीश का हाथ थामता, फिर उसके तिल पर कदम रखता स्टेज पर चढ़ा। तो वो दोनों इतने भरपूर लग रहे थे कि सब उनकी जोड़ी को सराहने लगे, जिसमें वली भी शामिल था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मुकम्मल लग रहे थे। दोनों ने मुंह मीठा करवाया। सदाम ने बड़ा सा रसगुल्ला जरीश के मुंह में डाल दिया था। जरीश हैरान रह गई, जबकि इतना ज़्यादा। उसने सदाम की जानब देखा, जिसने थोड़ा सा उसके होंठों पर लगा, उठाकर खाया था और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि हाथ की सीटी ने उसका ताकुब किया था। जरीश बुरी तरह शर्माई और एक तरफ हो गई, जबकि सदाम के लबों की मुस्कुराहट काफ़ी गहरी हो गई थी। जाना ने मुंह मीठा करवाया तो मोरे ने ज़बरदस्ती वली को उसके साथ भेजा। वो इस औरत की बात तो ना सुनता, मगर इस वक्त वो खुद जाना को अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी वो जाना के साथ बैठा मुंह मीठा करवाने लगा और अपने बच्चे के साथ वो दोनों भी महफिल पर छाए हुए लगे थे। जाना ने वली को नोटिस नहीं किया। ज़्यादा यानी नो लिफ्ट का बोर्ड दर्ज था, जबकि वली कौन सा सदाम से पीछे रह सकता था। जेब से कई नोट निकाल कर वो जानावर से वार कर एक औरत के हाथ में थमा चुका था। एक बार फिर हुटिंग शुरू हो गई और यहाँ कुछ फासले पर खड़े सदाम के लब उसके जैलसी पर मुस्कुराए थे। चोर का बच्चा सब नकल करता है, वो बड़बड़ाया। यार शहाब लाला, हम पागल हैं, मतलब। उसने दुहाई दी तो महफिल में ज़ाफ़रान घुल गया था। रफ्ता रफ्ता सबने रस्म पूरी की। खाने का शानदार इंतज़ाम था। खाना खाया गया तो फ़िरोज़ स्टेज के पास खड़ी जरीश के नज़दीक आया था। तुम अपने माँ बाप की मौत भूल गई हो? उसने अचानक सवाल किया तो वो डर गई थी। नहीं, आप कौन? जरीश पहचान ना सकी। कोई भी नहीं। सदाम के देखने पर वो टल गया। सदाम लंबे लंबे ढक फिरता उस तक पहुँचा था। जरीश की कलाई पकड़ी। क्या बात की है उसने? वो बेताबी से पूछ रहा था। कौन? जरीश हैरानगी से देखने लगी, जबकि सदाम का दिल किया अपने सर पर कुछ मार ले। इतनी जल्दी भूल गई थी? वही जो अभी यहाँ खड़ा था। उसने जब से पूछा। हाँ वो। अम्मा अब्बा की मौत के भूलने पर बात कर रहे थे। मगर नवाब जी। सदाम ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे पीछे की तरफ लेकर आया था। आपको उसकी आवाज़ को अचानक कैद करता वो उसकी सांस भी रोक चुका था। दोनों के दिलों की तार बेहंगम हो गई थी। लम्हों की मदहोशी दोनों को दीवाना कर रही थी और अचानक जरीश को ख्याल आया तो उसने वो मुश्किल उसको दूर किया था। कितने बेशर्म हैं आप, उसे सांस लेते हुए कहा था। और तुम चोर नहीं, सदाम ने भी बदला लिया। तुम अब हमको अकेला ना दिखे, समझ आया? शहाब की आवाज़ पर उसने जरीश को वॉर्न किया और वहाँ से निकलता चला गया था। तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? पली ने उसकी कलाई पकड़ी। जाना एकदम बुखलाई थी। क्या हो गया आपको? उसने घूरा। तुम चलोगी मेरे साथ? पहले कहो फिर छोड़ूंगा। उसकी बेबाक नज़रों से वो घबराती उससे दूर हुई थी। मैं नहीं जाऊंगी। जाना ने हाथ छुड़वाने की तगोतू में इधर उधर देखते हुए कहा था। क्यों मुझसे दुश्मनी लगा रही है? दुश्मन को पाताल तक पहुंचाता हूँ मैं, वो उस पर गहरी नजरें गाड़ते हुए बोला था। आपकी मुझसे दुश्मनी ही तो थी। जाना ने बिलाखिर हाथ छुड़वा लिया था। मेरी बेटी की तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है ये हमारी दुश्मनी का सिला? वो मुस्कुराया। जाना ने पाँव पटके थे। रुको, वली ने आवाज़ लगाई, मगर वो वहाँ से चली गई थी। इतना आसान भी नहीं था उसको मना लेना, जिसे अब वो मनाने के लिए बार बार अपनी अन्ना को खून कर रहा था। फंक्शन का अख्ताम हुआ तो ऐसी धमाका खेज खबर मिली कि फ़िरोज़ उल्टे कदमों भागा था। उसका डेरा और घर जल गया था। मालूम नहीं कैसे, मगर उसका सब जल गया था। घर को राख की सूरत देखकर उसके अंदर जैसे उबाल उठे थे। सुर्ख चेहरे से उसे अपना जलता घर देखा था और मुठ्ठियाँ बींस कर रह गया था। आगे पीछे कई गाड़ियाँ रुकी थी। सब हैरत में थे कि ये कैसे हुआ, शायद इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो। वली ने अफसोस जाहिर किया तो सदाम ने भी उसकी तायद की। फ़िरोज़ ने दोनों को खूनखार नज़रों से देखा था। ये मेरा घर था फ़िरोज़ ख़ान का, यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट थी। ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो, वो गुस्से से चिल्लाया। सदाम और वली ने बेक वक्त उसकी तरफ देखा था। उसकी तिलमिलाहट देखकर दोनों को ही अपनी अपनी जगह सुकून मिला था। इससे पहले भी इलेक्ट्रिक शॉट हुआ था, क्यों घबराता है सही? घर ही तो था, जल गया। सदाम ने शाने उचकाए तो फ़िरोज़ ने उन पर लानत भेजी थी और फिर से राख को घूरने लगा था। उसके मुलाजिम आग को बुझा रहे थे। गांव के लोग रफ्ता रफ्ता जमा होने लगे थे। फ़िरोज़ की हालत ऐसी थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। सदाम ने हाथ झाड़े और अपनी गाड़ी में बैठा था। वली भी अपनी गाड़ी में सवार हुआ, जबकि नायत को वो कह चुका था वहाँ खड़ा रहे। सब इधर उधर हुए तो फ़िरोज़ का मुलाजिम उसके नज़दीक आया, जबकि फ़िरोज़ भी धूल उड़ाती दूर जाती गाड़ियों को चुपती नज़रों से देख रहा था। मुझे लगता है सरकार इन्हें मालूम हो गया, वो बोला तो फ़िरोज़ ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा था और अचानक उसका गिरेबान पकड़ कर उसके 2 थप्पड़ लगा दिए थे। अपनी ज़ुबान से दूसरा कोई लफ्ज़ निकालने से पहले 1000 बार सोचना। आज अगर तू उस काली से डर कर ना भागता तो उनकी खुशियों को भी घन लगते, जो मेरी बर्बादी पर मुंह दिखाकर दफ़ा हो गए हैं। वो धाड़ रहा था।
जबकि मुलाजिम उसके सामने हाथ जोड़ता रह गया था। फिरोज़ के तन बदन में ऐसी आग लगी थी कि बुझाए न बुझे। हाँ, अगर सदाम खान जान चुका था कि वो उसका दुश्मन है तो ठीक है, सामने आकर ही सही वो उसको जान से मार देगा, क्योंकि जो कुछ उसका था उस पर सदाम नाक बनकर बैठा था। गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो सदाम फजल खान सुकून से गाड़ी से बाहर निकला। हाँ, उस पर लगा इल्ज़ाम पूरी दुनिया के सामने हटा नहीं था, मगर आज उसे अपनी बीवी की आंखों से गिरे तमाम आंसुओं का पहला बदला ले लिया था। हाथ फजल खान भी बाहर निकले। तुमको क्या लगता है किसका काम है? फजल खान अजीब सजोपेश का शिकार थे। हाथ भी वहीं रुक गया था जबकि शहाब भी वहीं आ गया। हॉल में खवातीन भी जमा थी। सब सन्नाटे की जद में सदाम को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कहेगा सब सच होगा, उसका अपना ही होगा, बचपन से नौटंकी करता आया है साला। सदाम ने सर्द लहजे में शाने उचकाकर कहा तो फजल खान ने घूरा था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है, वो अपना घर क्यों चलाएगा? यही तो बाप है बासाई, लोग चला कैसे लेता है अपना घर? वो इतनी सख्ती से बोला कि सब हैरान रह गए थे। उसे मुद्दतों बाद अपनी माँ की तरफ देखा। तंज पर ही नजरें थी तो सबकी निगाह उसकी निगाहों के ताकुब में गई थी। वो देख रहा था 2 दिन से वो क्या कर रही थी। सदाम वहाँ से निकलता चला गया था। हाँ अनायत बोलो, उसने फ़ोन उठाया जबकि कमरे में आती जरिश को भी देखा था। खान यहाँ तो सब चल गया, अनायत बोला था। हाँ तो छोड़ना भी कुछ नहीं था, उसने हमारा बीवी के माँ बाप को जला डाला, हम उसका कुछ छोड़ता? तुम ऐसा कर, अब वापस आ जा, उसने कहा जबकि जरिश की फैलती आंखों को उसने देखने के बावजूद भी इग्नोर कर दिया था। अनायत उससे अब भी बात कर रहा था जबकि जरिश खुद को हवा में मोहल्लिक महसूस कर रही थी। उसके हाथ पाँव कांप उठे थे। आंसू का एक गोला गले में फंसने लगा। ख्वाब आंखों जो अब आंखों से निकलने को बेताब था। कुछ देर के बाद उसने फ़ोन बंद किया और जरिश की जानब देखा, मगर बोला कुछ नहीं था जबकि जरिश की अब हिचकियाँ बदने लगी थी। वो सदाम की जानब देख रही थी। सदाम भी खामोशी से उसकी सूरत देख रहा था और जब उसका सांस घुटने लगा तो वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। तो सदाम ने हाथ बढ़ाकर सारी दीवारें बीच की खुदी गिराकर उसको सीने से लगा लिया था। जरिश बच्चों की तरह सिसकियाँ भर रही थी। सदाम उसके सर पर हाथ फेरता रहा। वो अम्मा अब्बा तो मासूम थे। अब आप जानते हैं कि सदाम, मेरे अब्बा सिर्फ एक किसान थे और अम्मा अम्मा वो फूट फूट कर रो दी। जख्म जैसे हरे हो गए। सदाम ने उसे खुद में बींच लिया था। ये वो लड़की थी जिसके बिना उसके लिए एक सांस लेना भी मुश्किल था। हाँ, उस पर सब गुनाह माफ़ थे। हाँ, उसने उसके लिए अपने असूल तोड़ दिए। हाँ, वो उसका आशिक था। भले फिर वो उससे मोहब्बत करती या ना करती, वो उसकी थी और जब वो उसकी थी तो वो क्यों उसके किसी कदम का मुंतज़िर रहता? खुद में उसको बींच कर वो उसके सारे दर्द चुन लेना चाहता था, मगर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर उससे बदले पर उसके ज़मीर ने उसे और सख्ती से उकसाया था। उसने उसको जलील कर दिया था। वो एक एक हरकत का जवाब दे था। उसकी बहन उसी की वजह से आज उसकी बीवी थी जिसकी शक्ल भी वो कभी नहीं देखे। ए दिलबर, तुम जितना रोएगा हम उसको उतना दर्दनाक सजा देगा। उसका चेहरा अपने सामने करके वो उसके बाल उसके चेहरे से हटाते हुए बोला था। जरिश ने उसके हाथ पकड़े और बेताबी से उसकी तरफ देखा। मुझे मैंने आपको गलत समझा। उसके लबों से उसके लफ्ज़ बड़ी चाह से चुनकर वो खुद को उसकी मोहब्बत से सैराब कर रहा था। मोहब्बत, चाहत, इश्क उसके लम्स की शिद्दत में छुपा था। जरिश उसकी शिद्दत को सह रही थी। सदाम ने उसकी गर्दन में सख्ती से हाथ डालकर मज़ीद उसको खुद में जकड़ लिया। जरिश की सांसें टूटने लगी थी। सदाम आहिस्तगी से उससे जुदा हुआ। तुम तो हमारा जाहिल सा महबूब है। तुम छोटी छोटी बातें करके हमारा दिल में राज करता है। ऐसा बड़ा बड़ा बातें करके हमको सज़ा पर मत उकसाया कर। चाहत लुटाता लम्स उसके चेहरे पर बिखरने लगा। आप मुझसे खफा नहीं? उसके लम्स पर घबराती शर्माते हुए बोली थी। नाराज़ उससे होता है जिसमें दम खम हो। तगड़ा महबूब मिलता हम तब नाराज़ होता। अब ऐसा चूहिया सा तो महबूब है, क्या नाराज़ होकर उसको हल्कान करे? पीछे तकियों से टेक लगाते हुए वो उस पर अपने दिमाग की गौहर फशानी करने लगा, जबकि जरी हैरत से खुद को चूहिया सुनकर उसकी शक्ल देखने लगी थी। मतलब आप मुझे चूहिया? नवाब जी? वो खफकी से उसे देखती उसके पास से उठती कि सदाम ने उसका हाथ पकड़कर खुद के पास गिरा लिया था। तुम चोर है, अफसोस इस गाँव के राजा का रानी चोर नहीं है। तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? वो उसके रेशमी बालों को लबों से छूते हुए बोला था। आपने उसको शॉपिंग क्यों करवाई फिर? जरिश ने आंखें दिखाई। निकाल लेगा इन आँखों को, तमीज़ से रह, बार बार बताएगा नहीं, वो घूर कर बोला था। थोड़ा सा भी नहीं? जरिश मासूमियत से आंखें पिटपिटा कर बोली। उसकी मोहब्बत पर आज दिल से मशगूर हुई थी। उसकी मोहब्बत उसके लिए कितनी हसीन, कितनी पुरतमाद, कितनी खूबसूरत थी। खोट उसकी मोहब्बत में था कि वो पार न कर सकी, जबकि सदाम ने हमेशा उसके हाथ में इत्मीनान की कड़ी थमाकर उसे मोतबर किया था। मर्द मोहब्बत करे तो दुनिया का खूबसूरत मंजर औरत के गिर्द खिंच जाता है, मगर वही मर्द एतबार दे तो औरत के लिए हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। फिर वो इस मर्द पर अपनी तमाम वफ़ाएं निछावर कर दे, अपनी जान उस पर से वार दे, तब भी कम हो।
और आज उसके दिल में सदाम खान के लिए इश्क का पौधा खिल उठा था। बिल्कुल नहीं, उसकी कमर पर हिसार बांधते हुए वो उसे अपनी पनाहों में जकड़ गया, जबकि ज़ेरिश ने खुद को उसके हवाले अपनी चाहत से करके अपनी मोहब्बत को मोतबर कर दिया था। रात के आंचल ने दोनों को आगोश में भर लिया। बिल्कुल बाप पर गई है ये, उसे छेड़कर अपनी माँ की तरफ देखा था, जो रोती हुई बच्ची को संभाल रही थी। अब तक जाना ने उसका नाम नहीं रखा था और वली से भी इस वक्त से वो चिड़ी बैठी थी। जाना बच्चे, नाम तो रखो कोई बच्चे का, उन्होंने नरमी से कहा था। हाँ, इसके बाप को परवाह है, वो तकियों से टेक लगाते हुए बोली। उसकी कमर में भी दर्द की लहर उठ रही थी। अच्छा, तो मेरी बेटी को परवाह हो रही है, वो मामूली सा मुस्कुराई तो जाना ने उनकी तरफ देखा था। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, जाना ने नफ़ी की तो वह सर हिला गई। जाना ने चोर नजरों से माँ की जानब देखा था। वो अपने दिल की बेचैनी से जैसे अब तंग आने लगी थी। वो जालिम था, उसके साथ उसने कितना जुल्म किया था, मगर उसकी मुख्तसर सी तवज्जो क्यों से उसकी तरफ माइल कर रही थी वो नहीं समझ पा रही थी। मगर अपने दिल को सख्ती से डपट कर उसने गोया खुद पर से फिर से लापरवाही का खौल चढ़ा लिया था। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का हैरान कुन दिन था। उस जालिम के चंगुल से कभी निकलने का तसव्वुर भी नहीं किया था, जिससे आज़ाद होकर आज वो किसी और की मनकूहा बन गई थी। चूड़ियाँ उतारते हुए वो अपने गुज़श्ता दिन सोच रही थी। क्या वो उसकी कमज़ोरी नहीं जानता था? हाँ, वो नहीं जानता था। उसके अंदर के नुक्स को वो नहीं जानता होगा। यह ख्याल आते ही उसका दम घुटने लगा और घुटनों में मुंह छुपाकर वो रोती थी। खिड़की पर अचानक खटके की आवाज़ आई तो वो चौंक कर सर उठाकर उस तरफ देखने लगी, जिसमें से अंदर उतरते हाथ को देखकर वो रोना भूल भाल कर अपनी जगह से उठी थी। आह आह, वो खुराया। बेला ने आंसू साफ करके उसकी तरफ देखा। हुआ क्या था? उफ, मार दिया, वो बाजू से हिलाते हुए बोला और बेला की तरफ देखा, जो झुककर उसको देखना चाह रही थी। और उसके देखते ही एकदम वो सीधी हुई और एहसास हुआ अब वो उसके कमरे में आए। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो बोली। लो, अपनी जोजा से ना मिलने आता, मगर ये कमबख्त कील बाजू ज़ख्मी कर गई। हाथ ने बाजू फिर से सहलाया और बेला की निगाह उसकी शर्ट पर लगे खून पर गई थी। आपके बाजुओं से खून आ रहा है, वो एकदम बोली। हाथ मुस्कुरा दिया था। तो आप किस लिए हो? वो गमगीन लहजे में बोलता उसको खींच कर बेड पर बिठा गया और उसको फुर्सत से देखने लगा था। बेला का चेहरा सुर्ख पड़ गया, जबकि दिल कानों में धड़क उठा। आप यार, तुम में क्या जादू है? खो गया है बंदा तुम में, उसके चेहरे से बाल हटाते वो बोला। बेला उससे दूर हुई, हाथ मुस्कुरा दिया और अभी वो उसके शर्माए घबराए चेहरे पर मजीद गुलाब खिलाता जो कि वो खिलाने आया था। दरवाज़ा खुला। धड़ की आवाज़ से बेला ने हुनक नज़रों से शहाब और अनायत को देखा, जबकि हाथ का दिल किया कहीं डूब कर मर जाए। आज ये इन सब के गले घोट दे। वो जानता था अब वो उसका क्या हशर करेंगे। उसकी मीसनी सूरत देखकर बेला के लब अपने आप ही मुस्कुरा उठे, जबकि हाथ ने मस्कीनियत से दोनों की तरफ देखा। सदाम अनायत सदाम को बुलाओ। शहाब ने मुंह पर हाथ फेरा। बच्चा तो बच जब। शहाब के कहने की देर थी कि हाथ दौड़कर उस तक पहुंचा था। लाला लाला, उसकी बेचारगी पर बेला हंस पड़ी, जबकि उसने घूरा था। तुम्हें तो अच्छे से पूछूंगा, जितनी मासूम मैं समझता हूँ उतनी हो नहीं। या दरवाज़ा तो लॉक करती। उसके नज़दीक आकर अचानक उसके गाल पर अपना धड़कता लम्स छोड़ता आंख मारता बाहर शहाब के पास भागा था। अगला दिन रोशन खिलता हुआ चमकदार सा था। दोपहर होने को आई थी, दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुली थी, जबकि आज सब हैरत से उनके कमरे का दरवाज़ा देख रहे थे। खैर, सदाम इतना लापरवाह नहीं था। नाश्ता सब काफ़ी पहले का कर चुके थे। शहाब दूसरी बार डेरे से हवेली आया कि शायद अब सदाम जाग गया हो, मगर नहीं, यहाँ तो अब भी मंजर वही था। शहाब ने घड़ी की तरफ देखा जो 2 बजा रही थी। काफ़ी देर हो गई। पीछे से मैसी की आवाज़ पर मुँह मुड़ा। उसने तो सबकी तरह नॉर्मली कहा था, मगर शहाब के जैसे सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। नहीं, तुम्हें क्या मसला है? वो मियाँ बीवी हैं, आज उठे कल उठे या कभी ना उठे, वो गुस्से से बोला। तो मैसी ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मैंने तो बस ऐसे ही कहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैसी ने भी कमर पर हाथ रखकर उसको घूरा था। हर वक्त सदाम के पीछे पड़ी रहती हो, शर्म आनी चाहिए। हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता। वो बड़े बूढ़ों की तरह उसको समझाने लगा, जबकि जाना हाथ और अनायत की हंसी निकलती निकलती रह गई थी। देखो, समझा भी कौन रहे, जिनसे बड़ा ठरकी पैदा ही नहीं हुआ। हाथ जाना के कान में बोला तो अनायत और जाना दोनों मुतफिक हुए थे। वो मेरा दोस्त है, मैसी ने उंगली उठाकर जैसे उसे जताया था। दोस्त? दोस्त? ये दोस्त होता क्या है? कहाँ से पैदा हो जाता है ये दोस्त? शहाब का बस नहीं चला, उंगली ही तोड़ दे। आपको ना साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैसी ने पाँव पटके और हवेली से बाहर निकल गई। आज उसे शॉपिंग पर जाना था और इस आदमी के बिला वजह मुँह लग गई। शहाब ने उसको घूरा। लाला क्यों भड़क रहे हैं? जाना ने बिल आखिर पूछ ही लिया था। तुम देख नहीं रही हो इसके काम? ऐसा भी होता है भला? शादीशुदा मर्द के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, और वो मर्द, वो दुश्मन मेरा, मज़े से फ्लर्ट करने में लगा इसके साथ। शहाब भड़का तो तीनों हंस पड़े थे। ओफो, आपको तो लाला ना
ना प्यार करना आता है ना ही इजहार। वैसे अफसोस हुआ, आप भी तो बाहर से आए, ये अचानक इतने मशरकी मर्द क्यों बन गए? वो खिलखिलाकर हंसी तो शहाब ने घूरा था। ओके, मैं करती हूँ बात, कुछ कुछ आपके रास्ते हमवार करते। वो बड़ी राजकी से बोलती इस वक्त शहाब को सबसे अच्छी लगी थी। कितना ढीठ आदमी है, अब तक नहीं उठा, कवारों के सीने पर तेल डालने के लिए पैदा हुआ। सदाब के कमरे को फिर से घूर कर शहाब बोला था। हाथ तो उसके एक लफ्ज़ नहीं बोला हाथ तो उसके आगे एक लफ्ज़ नहीं बोला। कितनी मुश्किलों से उसको पटापटू कर इस बात पर राज़ी किया था कि वो जो कहेगा वो करेगा, बस सदाम को ना बताए। और अब उसकी नज़रें बेला के कमरे पर थीं जो बाहर ही नहीं निकल रही थी। ओ भाई, अपनी नज़रों का जाविया बदलो समझे, वरना। उसने धमकाया। यार लाला, खुदा का खौफ करें, ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी और को तकने में महव हूँ। मेरी अच्छा अच्छा भाई, दिल पर ले लेते हो। सदाम के लफ्ज़ अभी शहाब के मुंह से निकले भी नहीं थे कि फ़ौरन उसने बात का रुख पलट दिया, जबकि सबके बेसाख्ता कहकों ने हवेली में ज़ाफ़रान बिखेर दिया था। साईं, आज ना जागने का कसम खाकर सोया था क्या? मुस्कुराकर उसका खिलता चेहरा और अपनी शर्ट में उसको देखकर सदाम का दिल उस पर मज़ीद बहका। तभी उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर वो धीमे लहजे में बोला था। जरिश तो जैसे मुर्दों से शर्त बात कर सोई थी, और सोई भी बेचारी कब थी जो वो अब उसे जगा रहा था। उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर सदाम अपनी बेबाक मनमानियों पर उतरने लगा था। ओफ सदाम, उसने किसमिस आकर करवट बदली थी। तेवर तो देखो लड़की का, कैसे मुंह फेरा है। वो बड़बड़ाया और दोबारा उसका रुख अपनी तरफ कर लिया था। जरिश ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। क्या चाहते हैं आप? वो मोती मोती आंखों से उसको देखने लगी। उसकी आंखों में नींद के खुमार की सुर्खी देखकर सदाम ने उसकी जान पर जानलेवा हमला किया कि वो फड़फड़ा कर रह गई थी। उसकी सांस उस शिद्दत पर रोकने को थी। जरीश ने उसके कमर पर मुक्के बरसा दिए थे। सदाम उससे हंसते हुए दूर हुआ। तुम हमारा चाहत से और भी प्यारा दिखता है, और हम तुमको बार बार समझाता है। हमारा छोटा सा बच्चा समझता नहीं, गुस्सा हम करेगा, प्यार हम करेगा, डांटेगा भी हम, और आंखें भी हम निकालेगा। तुम्हारा काम सिर्फ हमारा बाहों में शर्माना है, समझा? अब उठो। प्यार से उसको समझाकर वो नरमी से उसकी आंखों को छूते हुए बोला था। नहीं, मुझे सोना है। जरिश ने फिर से करवट ले ली थी। सदाम ने घड़ी की जानब देखा। उस पर कुछ कुछ रहम भी आया। वो जानता था वो कितना बेरहम है। तभी उसको उठाने का इरादा तर्क करके उस पर कंबल फैलाकर वो फ्रेश होने जाता है कि उसके फूले गालों ने एक बार फिर उकसाया, और उसने उसके फूले गाल पर ही काट लिया था। जरिश बच्चों की तरह गुस्सा करने लगी, जबकि सदाम ने हंसकर वहीं दोबारा प्यार किया था। सो जाए, चिढ़ता है ऐसे जैसे हमने कोई अनोखा काम किया है। समझता भी नहीं, आशिक की जाहल। वो सर झटक कर वॉशरूम में बंद हुआ और अगले 20 मिनट में वो कमरे से बाहर निकला था। शदीद भूख का एहसास हुआ। लाउंज में सब मौजूद थे। उसकी तरफ देखकर शहाब ने हाथ उठाया। दुल्हे राजा तशरीफ़ ला रहे, ज़रा 400-500 तोपों से इनका कत्ल करके सलामी दी जाए। वो जल बुनकर बोला था। सदाम को हंसी आई और वो सुकून से उनके पास आ गया था। खाना खाएंगे? अनायत बोला तो उसने सर हिलाया, और अनायत ने शुमाइला को देखा। लोगों के साथ मसला किस किस्म का है, इल्म है हमें, उसने कहा तो उसकी बात समझते शहाब के सिवा सभी हंस पड़े। तो यारों के साथ यारी तो ना निभाई ना तूने। ऐसे यारों से बेहतर बंदा बंदर पाल ले, मगर यार ना बनाई। तो भाई तू ना बना, हम कौन सा मर रहा है, उसने सुकून से कहा। तो शहाब चाहकर भी उसकी गर्दन नहीं दबा सका। जाना का हंस हंस कर बुरा हाल था, जबकि हादिस महफिल में होकर भी अपनी मोहतरमा के बाहर निकलने के इंतज़ार में था। जाना, तुम्हारा लड़की कहाँ है? सदाम ने बच्ची के बारे में पूछा था। वो मोरे के साथ, उसने लापरवाही से कहा। तो सदाम ने सर हिलाया, यानी उसकी माँ मसरूफ़ थी, तभी आज खाना कोई और लगा रहा था। उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, बचपन की आदत थी, मगर किसी पर जाहिर किए बिना उसने खाना शुरू किया। तुम्हारा आदमी या तुम्हारा लापरवाही देख ले तो हम जानते सुलग सुलग कर मर जाए, उससे सुकून से कहा। मरने की बात पर बेसाख्ता जाना के मुंह से अल्लाह ना करे निकला, जबकि सदाम हंस दिया और जाना का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। लो, वो गधा भी आशिकी के लायक लगता है, हमें तो साइको लगता है, पेंडू साला। शहाब और हाथ ने भी तायद की। सबके ख्यालात गोया एक से थे। फजल खान भी उनके बीच में आ गए थे, जबकि जाना ने सबकी तरफ देखा। बाबा साहब देखें लोग कैसी बातें कर रहे हैं, वो बोली। क्यों भई, हमारा लड़की को सताने का ठेका लिया है? वो बात नहीं जानते हुए भी सबको घूर कर बोले थे। आपका लड़की उस खुर का हमायत लेता है। 2 लुक़मे लेकर पानी पीकर वो फिर सीधा होकर बैठ गया था। जाना धीरा ने हमायत को वो उल्लू का पट्टा मिला था। ना चंदा, ऐसा नहीं करते। फजल खान के कहने की देर थी। हॉल में फिर से ज़ाफ़रान सा बिखर गया था। हाथ ने टेबल बजाकर शोर कर दिया। मुलाजिम भी मुस्कुरा उठे। आज उनके मालिक बड़ी फुर्सत से महफिल लगाए बैठे थे, जबकि चाना ने पाँव पटके और वहाँ से वाकआउट कर गई थी। वो सब बड़े अरे करते रह गई। तभी वहाँ फ़िरोज़ खान दाखिल हुआ। सदाम की निगाह उस पर उठी थी। लुटी पुटी हालत, चेहरे पर गम। वो कहीं से फ़िरोज़ खान तो नहीं लग रहा था। सब उसको देखकर खामोश हुए। अब तक किसी को नहीं पता चला था कि घर समेत डेरा कैसे जल गया। वो बेघर होकर उनके घर पर आ पड़ा था।
आओ आओ लाला साईं, ऐसे मुंह क्यों लटकाया फिर रहा है, जैसे बेवा हो गया। आखिर के लफ्ज़ वो मुंह में बड़बड़ाया, जबकि शहाब भी संजीदा माहौल में हंस पड़ा। सबने उसकी तरफ देखा और उसने हाथ उठाकर एक्सक्यूज़ किया था। मेरा कमरा सेट करवा दो अनायत। फिरोज़ ने सदाम की बात का जवाब दिए बिना अनायत की तरफ देखा था। मगर हमको लगता है इस कमरा में काट का बाल रखा है, क्यों नायत बादशाह? बहरहाल जाओ, साईं के लिए कमरा तैयार करवाओ। उसने सिगरेट सुलगाते हुए फिरोज़ की सूरत देखी थी। आग के शोले की लपक में दोनों एक दूसरे की निगाह देख रहे थे और यहीं फिरोज़ खान को अंदाज़ा हो गया सदाम खान उसकी असलियत जान गया। एक पल को उसको घबराहट हुई और फिर बिना जवाब दिए वहाँ से निकल गया था। तेरी हरकतें तेरी मौत को करीब बुला रही हैं, जाते जाते उसने दिल में सोचा, जबकि फजल खान ने सदाम की तरफ देखा था। खान साईं क्यों इसका ज़ख्मों में उंगलियां डालता है? वो समझ न सके सदाम के रवैये को, जबकि उनके अलावा वहाँ सब हकीकत जान गए थे। पंगा बाबा साईं, उसने लापरवाही से शान ने उचका दिया तो एक बार फिर सब हंस पड़े थे, जबकि फजल खान ने सर पकड़ा था। मेहंदी का फंक्शन जैसे बाहर ले आया था, कह कहूँ ढोल बाजों में बेला और हाथ को मेहंदी लगाई जा रही थी। जरिश पर जैसे टूट टूट कर रूप आ रहा था। उसका ठटका देने वाला हुस्न सबको उसकी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, जिस पर उसका अपना शौहर गोया जान लुटाने पर बैठा था। बार बार उस पर से मोटी रकम वार कर वो हवा में उछाल रहा था। जरिश के लिए साड़ी संभालना ज़रा मुश्किल था और फिर सदाम की जान लुटाती नज़रों और हरकतों से वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो रही थी। सदाम की पसंद को कैरी करना बेहद मुश्किल था, जो उसे अंदाज़ा हो गया था। कैरी करने के साथ साथ फिर उसका वालेहानापन बर्दाश्त करना उससे भी ज़्यादा। उसे किसी की परवाह नहीं थी। हर थोड़ी देर बाद वो उसके साथ फ़ोटो सेशन करवा रहा था, जबकि फिरोज़ खान गौर से चुभती हुई नज़रों से ये मंजर देख रहा था। हाथ ने अलग बेला की जान पर बनाती थी। उसे नूर अपने निकाह के बाद हवेली में दोबारा दिखाई नहीं दी, और अच्छा ही था कि वो लड़की दिखी नहीं, वरना बेला की ब्रेन वॉशिंग करके उसने किस तरह उस आदमी के पास दोबारा भेजना चाहा था वो समझ चुका था। बेला हाथ के शोख जुमलों से खुद में सिमटने लगी थी, मगर वो भी हाथ था, सदाम फजल खान का भाई, जो अपनी महबूबाओं की जान सूले पर लटकाए रखते हैं। मगर जाना ज़रा उदास उदास सी नज़र आ रही थी। शहरियार, रायसा, आंटी तीनों आ गए थे, फिर उसे ऐसा क्या काम पड़ा कि वो नहीं आया? वो अगर बार बार दाखिली दरवाजे को देखकर जैसे लाशऊरी तौर पर उसकी मुंतज़िर थी। क्या हुआ जाना साईं? सदाम ने उसके शाने पर हाथ फैलाया। कुछ नहीं लाला, वो मुस्कुराई। सदाम ने इधर उधर देखा। उसके दिल को कुछ हुआ था। अपने बहन भाइयों की खुशियाँ उसे बेहद अजीज़ थीं, और वो घामड़ आदमी उसकी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट लिए न जाने कहाँ बैठा था। उसे शहरियार की तरफ देखा और उसे पास बुलाया था। तुम्हारा भाई क्या जवानी में मरना चाहता है? उसे संजीदगी से पूछा। जाना पर अब भी बाजू फैलाया हुआ था। वो सुबह से गायब है हवेली से। शहरियार ने लाइल्मी का इजहार किया। तो तुम उसका साथ आना चाहिए था ना? लाला, जाना ने सदाम का हाथ जकड़ा और तभी वली फूलों के बुके समेत अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसका मुलाजिम भी था, जिसने कई बैग्स उठाए हुए थे, जिसे साफ लग रहा था उसमें बच्चे का सामान होगा। शहरियार को अब अंदाज़ा हुआ कि वो सुबह से कहाँ गुम था, जबकि वली का जाना को सदाम के साथ देखकर हलक कड़वा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट को भी वो देख चुका था। वली उनके नज़दीक आया और जाना की तरफ वो बुके बढ़ाया तो जाना ने थाम लिया। उसकी सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी। भाई उसका उसके शाने पर हाथ फैलाए खड़ा था। उसका शौहर उसके सामने था, जबकि जरी, शहाब, अनायत भी वहीं आ गए थे। अब तुम इसको आज़ाद करोगे या मेरी कहानी के हमेशा विलन ही रहोगे? वली ने चिढ़कर उसके तरफ हाथ बढ़ाया था। हम तो कहानी का हीरो है, विलन जैसा मुखड़ा तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान का है बदकिस्मती से। सदाम ने अबरूज का आकर जवाब दिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वली ने फ़ौरन कहा। जितनी देर वो उससे बात करता उतना उसका खून सुलगता। तो हम कौन सा तड़प रहा है? और हाँ, कान खोल कर सुन, अब अगर हमारा जाना की नज़रों ने तुझे ढूंढा तो तेरा चेहरा दुनिया से गुम कर देगा। वो उंगली उठाकर संजीदगी से वॉर्न करने लगा। वली भी उसकी तरफ संजीदगी से देख रहा था। जाना चुप खड़ी थी। अच्छा था इससे ज़्यादा उसको सुनाई जाती। नवाब जी, बिलाखिर जरिश ने सदाम का हाथ पकड़कर पीछे किया था। सदाम को जरिश के साथ पीछे हो गया, जबकि शहाब भी वली को दांत दिखाकर अनायत के साथ दूसरी तरफ हो गया। शहरियार पहले जा चुका था। वली और जाना खड़े थे। बहुत खुशी मिल गई अपने सो कॉल्ड भाई से मेरी इज्जत करवाकर, उसने उसकी तरफ देखा था। चलो, किसी ने तो आपकी, जाना ने पुरसकून होकर कहा। ये जो तुम्हारे मिजाज माँ बनने के बाद बदले हैं ना, इन्हें मैं ठिकाने भी लगा सकता हूँ। उसके नज़दीक हुआ। जाना ने घबरा कर इधर उधर देखा था और उससे दूर हुई। आप अपने काम से काम रखें, वो बोली, जबकि वली तो मेहंदी शरारे शर्ट में उसको इतना खूबसूरती से तैयार हुआ देखकर दिल के मचलने पर मदहोश होने लगा था। जाना की कलाई अचानक थाम कर उस पर नरमी से अपने अंगूठे से सतर खींचने लगा। वली, जाना की सांसें वहीं थम गई थी। मेरे साथ चलो, मेरा कमरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहत से बोला। जाना ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ सच्चाई हलकोरे ले रही थी, मगर इतना देर नहीं। उसे याद था उस घर में उसके साथ क्या क्या हुआ था।
उसने वली के हाथ से अपनी कलाई आज़ाद करवाई थी। चौधरी वली, आपने, आपके कमरे ने या आपके घर ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, ना वहाँ मेरे लिए जगह थी। फिर मुंतज़िर कैसे हुए आप मेरे? वो तल्खी से बोली, जबकि वली बिना इर्द गिर्द खड़े लोगों का ख्याल करे आज अपनी अना को जूतों के नीचे कुचलते कुचलते उसका चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में भर गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया है चौधरी वली, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। और जानते हो, जब से तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया है, दिल में अजीब सी बात है जो किसी तौर चैन नहीं लेने दे रही। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कोई उल्फत भी नहीं रखती। जानते हो, मैंने कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, जो जिसे चाहा पा लिया। मगर आज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका दो मुझे। मैं तुम्हारे लिए इस घर में ज़िंदगी का रुख बदल दूंगा। मेरा यकीन करो, मुझे मेरा बच्चा और तुम दोनों अजीज़ हो। मेरे साथ चलो। जानिया के हिचकियाँ बढ़ते वजूद को बेचैनी से देखता आज वो अपने दिल का राज उसके सामने बिछा चुका था। चौधरी वली की अना का बुट टूट गया था। सबके होनक चेहरे थे, हैरानगी ही हैरानगी थी। एक बार बस वो इल्तिजा करने लगा। जाना के बेसाख्ता हाथ उसके हाथों पर पड़े थे और वो पूरी तरह रो दी। उसके एक एक लफ्ज़ की गवाही जाना का दिल दे रहा था। हाँ, उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया शुरू दिन से आज तक, मगर उसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि भरी दुनिया के सामने इसको बदनाम करने वाला शख्स इस भरी दुनिया के सामने हार कर उसके सामने झुक जाएगा, जिसकी अना की इमारत इतनी ऊंची थी कि वो जितना चाहती वो कभी नीचे नहीं आता। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ काम इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि उनके होने के बावजूद हमारे लिए यकीन करना मुश्किल होता है, मगर हैरान कुन और बाइस खुशी भी। और इस वक्त जाना का वही हाल था। वली को आज भी उसने तन्हा भेजा था, मगर आज उसकी बेचैन नज़रों से वो खुद भी अफसुर्दा हो गई थी। वो जा चुका था। उसका दिल किया उसे रोक ले, मगर उसको रोकना आसान नहीं था। फिर वो रुकता भी ना। तभी उसके लाख इसरार के बावजूद भी जाना वली के साथ नहीं गई थी। स्याह रात में बिखरे बिखरे लॉन में दरख्तों की आगोश से टकराती हवाओं में वो चेयर पर सर झुकाए खुद को इस चेयर पर समेटे बैठी थी। इस वक्त उसके गिर्द कोई नहीं था। रात आंखों में कट रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ जैसे दिल पर रिमझिम बनकर बरस रहा था। आंखें बंद किए वो सिर्फ चौधरी वली को, जो जालिम था, नकचिड़ा था, मगरूर था, मगर उसका था, उसी के बारे में सोच रही थी। जब से जाना घर वापस नहीं आई थी, तब से उसने हवेली जाना तर्क किया हुआ था। उसने एक दो बार जाकर देखा। ऐसा मालूम होता सारी हवेली साई साई कर रही है। अजब वीरानी, अजब वहशत, जो शुरू में तो उसकी अना को नहीं तोड़ सकी। और ये सब फजूल समझकर एक रात जो उसने अपने कमरे में काटी, तो उसके साथ गुजारे के एक पल की यादों के रेले ने जैसे उसका लेटना मुश्किल कर दिया। खैर, कमरा तो दूर की बात, उसे तो अपने दिल से इस किस्म की बेवफाई की उम्मीद नहीं थी जो वो कर चुका था। और उस रात में उसे इतना एहसास हो गया कि वली का दिल या हवेली, ये कमरा सिर्फ जाना के वजूद से आबाद होंगे। और उसके बाद उसने हवेली जाना ही छोड़ दिया। हाँ, वो सदाम की तरह इजहार नहीं कर सकता था, ना उसकी तबीयत इतनी आशिक मिजाज थी और ना ही उसे चोंचले पसंद थे। मगर फंक्शन में सदाम को जरिश का मुंह मीठा कराते देख उसके दिल को कुछ हुआ था और उसने पहली बार अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए जाना पर से कई नोट वार दिए थे। वो जानता था वो हैरान रह जाएगी, मगर वो कर गया था। ऐसा इजहार आम कर दिया था। ये मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ है। अजीब चुभन सी थी जो दिल में चुभ जाए तो सिर्फ अपना जहर फैलाई, फिर दुनिया की परवाह, अपने मिजाज का एहतराम, सब जैसे महबूब की जूती तले आ जाता है। और फिर वो लग भी इतनी खूबसूरत रही थी, मगर हाथों से मछली की तरह निकल निकल जा रही थी। और उसके लाख चाहने के बावजूद भी वो यहाँ नहीं आई। फिर 2 दिन तक अपनी ही बेटी का चेहरा निगाहों में घूम घूम गया। ना उसे नींद आ रही थी, ना सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था वो अधूरा है। सबके पास सब है, मगर उसके पास कुछ नहीं। तभी आज सुबह वो दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी बेटी के लिए मुख्तलिफ सामान लेने चला गया था। हाँ, ये पहली बार था, मगर उसे मज़ा आया। और जब वो फंक्शन में दाखिल हुआ तो जाना की आंखों की चमक को जी किया, लबों से चुन ली। दूरियों ने, फासले ने बीच में मज़ीद कुर्बत हायल कर दी थी। चौधरी वली के अंग अंग से तड़प देख रही थी। और फिर वो मजबूर होकर उसकी तरफ बढ़ाया, उससे इजहार मोहब्बत कर डाला, खुद उसको उसके सामने खोल कर रख दिया। और वो कितनी नरम दिल की थी, उसके इतने से इजहार से जी उठी, रोने लगी। उसका हाथ थाम गई, मगर उसके साथ फिर भी ना आई। खैर, मोहब्बत की तड़प थी, वो सुलग रहा था और मिसेस वली उसको सुलगा रही थी। उसने एशरे में राख छाड़ी और आसमान की तरफ देखने लगा। ऐसी चीज़ों पर ना यकीन करने वाले जब इस राह के मुसाफिर हों तो उन्हें चांद तारों में महबूब की झलक दिखने लगती है, जैसे वली चौधरी वली चांद में उसकी सूरत को तलाश कर रहा था। बारात का फंक्शन सर पर आया तभी सदाम को ज़रूरी काम पड़ गया। उसे शहर हर हाल में जाना ज़रूरी था और जरिश को जब से खबर मिली थी तब से वो मुंह फुलाई बैठी थी। सदाम शायद उसे 1 लाख बार ये बात बता चुका था कि वो भी 11 बजे घर वापस लौट आएगा। फिक्र की क्या बात है, मगर वो मानकर ही नहीं दे रही थी, बिगड़ बिगड़ जा रही थी। अब तुम ना माना तो हम नाइट सीन शुरू कर देगा, सदाम ने धमकाया, मगर उसका भी असर नहीं हुआ। उसे हंसी आई। उससे मुंह मोड़े बैठी थी। सदाम ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया था। उसकी सफ़ेद शर्ट में वो उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगी भीगी खफा सी थी।
जाने यारम, देखो घड़ी चेक करो, 8 बजा है सुबह का। हमारा साईं अभी आराम करके उठेगा अभी नहीं, हम वापस आ जाएगा, वादा। उसने उसको प्यार से समझाया। नहीं, जरीश ने नफ़ी में सिर हिला दिया। अच्छा, ये घड़ी हमारा तुम हाथ में बांध ले, इसमें वक्त देखता रहे। हम तुम्हारा सामना 11 बजे खड़ा होगा। अपने हाथ की घड़ी उसके हाथ में बांधते हुए वो चाहत से बोला। जरीश ने घड़ी की जानब देखा और फिर गुस्से से बोली, जाएं आप, मुझे बात ही नहीं करनी। जरीश ने खुद को उससे आज़ाद करवाया। बात नहीं करता? हाँ, बहुत तेज़ हो गया। उसका रुख अपनी जानब मोड़कर वो उसके फूले फूले गालों पर लम्स छोड़ गया था। जरीश की निगाहें भारी होने लगी, जबकि सदाम कुछ आम जितना मिलता उतना कम था। कभी उसके महबूब से भी उसका दिल भरा था। अब मत जाए ना। जरीश ने उसका शादाब चेहरा हाथों के प्यालों में भर लिया था। अच्छा, नहीं जाता, वो इतने प्यार से बोली कि वह जूता उतार कर उसके साथ ही लेट गया था। इस वक्त उसे अपने लिबास में पड़ने वाले शिकनों की भी परवाह नहीं हुई। जरीश एकदम एक्साइटेड सी होती उसको जकड़ गई थी। सदाम को हंसी आई। साईं कितना प्यार करता है हमसे। वो उसके बालों में हाथ चलाता बोला। जितने आसमान पर तारे, अपनी बात पर वो खुद ही खिलखिलाई थी, मगर नींद से बोझल होती आंखों को सदाम देख रहा था। डायलॉग मारता है, चलाक। उसने मस्तूरी घूरी लगाई, जबकि जरीश ने मुस्कुराते उस पर मजीद गिरफ्त सख्त की और आंखें मूंद ली थी। नवाब जी, आप कहीं नहीं जाना, वो नींद की बातियों में उतरने से पहले बोली। दिलबर जो हुक्म, सदाम ने उसके कान में कहा। नरमी से वहीं प्यार किया था। तब तक जरीश की सांसें भारी हो गईं। सदाम उसे देखता रहा, दिल को सराप करने लगा। जी बहक सा गया तो उसकी खूबसूरती को खूबसूरती से चुन लिया। प्यार सच्चा हो तो महबूब दुनिया के किसी भी कोने से निकल आता है, और फिर उसका तो इश्क था जिसे उसने दुनिया से छीन लिया था। उसने उसके माथे पर प्यार किया। तब तक जरीश भी गहरी नींद में चली गई। सदाम ने खुद को उससे जुदा किया, उसके बाजू बिस्तर पर रखे और उठ खड़ा हुआ। उसके सफ़ेद सूट पर शिकने पड़ गई थी। सरमई शाल शौनों पर डाले उसने जरीश की जानब देखा, और एक पल में उसके नज़दीक होते हुए उसके लबों पर फूल बिखेर गया था। मुतमिन सा होकर पीछे हुआ और बाहर निकला तो अनायत सामने था। खान, गाड़ी तैयार है, वो बोला तो उसने मना किया। अनायत बादशाह, ये तुम मुझे दे, हम खुद जाएगा आज, ध्यान रखना सबका हवेली का। उसने उसके शाने थपथपाई। खान, मगर आप अकेले क्यों जा रहे हैं? अनायत ने सवाल किया। क्यों, हमको गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? वो हंसा। अनायत बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ। शहाब भाव को ले जाएं फिर, वो फिर से बोला था। सदाम ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और गाड़ी आगे भगा ले गया, जबकि धुआं पीछे रह गया। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसकी सुकून से चलती गाड़ी को टक्कर मारी और उसकी गाड़ी ने 2 कलाबाजियाँ खाईं और गाड़ी खाई में गिर गई। एक ब्लास्ट हुआ था। आग धुएं ने गाड़ी को जलाकर राख कर दिया था। लोग खाई पर जमा हो रहे थे। चीखो पुकार मच गई थी। नवाब सदाम फजल खान मर गया। उसके कानों में अल्फाज तेजाब की तरह पड़े और वह झटके से उठी। नवाब जी, इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था, जबकि वो खुद पसीने में शराबूर थी। उफ, ये कैसा ख्वाब था। या अल्लाह, उनकी हिफाजत करना। उसको नापाकर अंदाज़ा हो गया था कि वो यहाँ नहीं है। तभी वो बेचैन दिल से उसके लिए दुआ कर गई और अपनी कलाई पर बंधी उसकी घड़ी देखी, जिसमें 12 बज रहे थे। देर सवेर तो हो ही जाती है, दिल को समझाया। ख्वाब को दफ़ा करते हुए उठी और फ्रेश होने चली गई थी। तभी जाना ने दरवाज़ा बजाया। देखो, लाला चले गए, अब बंदा अपने भाई की बारात पर कहीं जाता है? जाना खफकी से बोली तो जरीश मुस्कुराई थी। अल्लाह, तुम दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हो। उसकी गर्दन पर सदाम की मोहब्बत के निशान देखकर वो उसे शर्माने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा, ये लो, आज तुम लहंगा पहनोगी और मैं भी। मैसी को भी कहा है और आयशा को भी, ठीक है? उसने लहंगा उसके सामने फैलाया। जरीश एकदम एक्साइटेड होगी। वो आगे बढ़ी के चकरा गई थी। जरी, जाना ने उसको थामा। क्या हुआ? उसने पूछा तो जरीश ने नफ़ी की थी। वैसे ही चक्कर आ गया, वो बोली तो जाना ने उसका जर्द चेहरा देखा था। मैं नायत लाला को कहती हूँ, डॉक्टर को बुलाएंगे। वो उसे जरीश को बिठाया तो जरीश ने उसे रोकना चाहा। मैडम, सदाम लाला हमारा कचूमर बनवाना है। कसाम सॉरी मैडम, सदाम लाला से हमारा कचूमर बनवाना है तुमने। सदाम अनायत को कहकर वो बोली तो जरीश हंसती थी। आप सब लोग नवाब जी से बहुत प्यार करते हैं, जरीश ने वैसे ही कहा। ऐसा वैसा, बेहद बेशुमार। जानते हो, मेरे लाला की बात ही अलग है। जाना जोई से बेली। और मेरे लाला? जरीश ने उसको छेड़ा तो जाना ने उसकी तरफ देखा था। मगरूर, अड़ियल, वसीले, नक चिड़े, और अना तो ऐसे उतारे नहीं उतरे। उसने तफसील दी तो जरीश पूरी तरह हंसने लगी थी। अच्छाई भी होगी कोई? उसने पूछा। जाना ने मुस्कुराते हुए नफ़ी की थी। और अनायत तब तक डॉक्टर को ले आया। जरीश को लगा ये सब फजूल है, वो ठीक थी, बस चक्कर ही तो आया था। जबकि डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखते ही खुशखबरी सुनाई तो वो हैरान रह गई थी। शर्म से उल्टा बुरा हाल हुआ, जबकि जाना एकदम चीखी थी। अनायत भी एक तरफ खड़ा मुस्कुरा दिया था। और हवेली में जाना ने आग की तरह ये बात फैला दी और बार बार सदाम का नंबर ट्राई करने लगी। खबर ही ऐसी थी। जरीश ने इस वक्त सदाम को बहुत मिस किया। फजल खान भी इस खबर पर पहली बार उसके पास आए, सर पर हाथ रखा और उसका सदका दिया। जरीश के अंदर से खुशी फटने लगी थी। वो कितना अहम है सबके लिए।
उसके तबस से उसकी झोलियों में कितनी खुशियाँ भर गई थी। बस अब उसकी वापसी का इंतज़ार था। ये कोई ख़ास किस्म का इंतकाम का तरीका था जो तुमने मुझे अपने साथ घसीटा। सुबह से रात हो गई, तुम्हारे भाई की बारात है। अजीब इंसान हो, वली चिढ़कर बोला तो सदाम ने उसकी तरफ देखा। हमने तुमको अक्सर ये कहा है कि तुम्हारा पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, फिर भी तुम नहीं मानता। सदाम ने संजीदगी से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। ज़्यादा बकवास मत करना। तुम्हारे कहने पर मैं एक बार में आया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि शायद फ़िरोज़ से रिलेटेड कोई बात हो, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। वो तब कर बोला और ख़ुद भी सिगरेट पीने लगा। इसके अलावा और कोई बात हो सकता है जो हम तुम्हारा शक्ल देखता? सदाम ने तिरछी नज़रों से देखा। वली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा जैसे मुंतज़िर हो बात क्या है। हमारा गाड़ी का ब्रेकिंग फेल है, उसे सुकून से बताया। क्या? क्या मतलब? वली को झटका लगा। सुबह से वो उसके साथ सफ़र पर था और अब वो ये बात कह रहा है। उस अहमक की औलाद को लगता है दिमाग सिर्फ उसका पास है। हमारा गाड़ी की ब्रेकें फेल करवा कर वो यहाँ हमारा काम तमाम करवाता और तुम जो इस वक्त अपने डेरे पर होता, तुम्हारा खेतों डेरे और तुम समेत तुम्हारा काम तमाम करवाता। उसने शान ने उसका आकर से हकीकत से रोशनास करवाया। वली की गुआई सल्ब हुई थी। इतना बड़ा प्लान, यानी वो जानता था तुम आज निकलोगे? वली ने सवाल किया। हाँ, और तुम्हारा खेत जलाकर वो हमारा सर ऊपर इल्ज़ाम रखता कि हम ये सब करा के फरार जैसे ही हुआ तो हमारा गाड़ी खाई में गिर गया, जबकि वो जानता नहीं। साला हम कभी कोई काम छुप कर नहीं करता। उसने सर झटका। तो तुम मुझे पहले ये सब इन्फॉर्म कर सकते थे और मुझे अपने साथ लाने का मकसद? मुझे तुम इस बात से अब आगाह कर सक मुझे तुम इस सब से आगाह कर सकते थे ताकि मैं वहाँ कुछ करता। और जब मालूम था तो गाड़ी में सवार क्यों हुए? वली को ये मुंतिक बिल्कुल समझ नहीं आई थी। हमारा गाड़ी का ब्रेक के फेल है, ये भी हमको पता चला है। सुबह तक ये सब दुरुस्त था और तुमको निकालने का मकसद इतना था इस बार उसको रंगे हाथों पकड़ेगा। और तुम वहाँ होता तो वो चौकन्ना होता। अब वो खुले में काम तमाम करेगा। गाड़ी को संभालते हुए वो पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव कर रहा था। वली ने इर्द गिर्द देखा। और तुम्हें लगता है हम दोनों बचेंगे? अब उसे शदीद गुस्सा आया था। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। हम तो डूबेगा सनम, तुमको भी ले डूबेगा। आखिर को हमारा साला है तुम। उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट उस पर उछाली। वली का दिल क्या उसका मुंह तोड़ दे, मगर फिलहाल इग्नोर किया और मोबाइल उठाया तो मोबाइल में सिग्नल ही नहीं थे। उसे मोबाइल पटका। अब क्या होगा? कितनी देर ड्राइव करोगे? उसने गुस्से से पूछा। दिमाग फ़िरोज़ पर फटने को बेताब था। सदाम ने सिगरेट शीशे से बाहर फेंकी। ये गाड़ी रुकेगा नहीं, हमको कूदना पड़ेगा। उसने स्टीयरिंग पर से हाथ हटाए। वली एकदम चौकन्ना हुआ था। गाड़ी स्पीड से आगे जा रही थी। आगे खाई दोनों को ही दिखाई दे रही थी। हम बच जाएंगे? वली ने खाई की तरफ बढ़ती गाड़ी की स्पीड से कुछ घबरा कर पूछा था। सदाम भी एक पल को परेशान हुआ था। कूद मारेगा तो पता चलेगा। ऐसे पूछता है जैसा हम सब जानते हैं, अहमक साला। उसने उसको धक्का दिया। वली ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से जंप लगा दी। दोनों कलाबाजियाँ खाकर वो रोड पर गिरा तो बुरी तरह चोटें आई थी। उसकी कोहनी से खून बहने लगा। उसने कराह कर ऊपर देखा। सदाम अब तक नहीं कूदा था। सदाम! वो चिल्लाया। गाड़ी खाई के नज़दीक पहुंच गई। उसने हैरत से उबलती आंखों से गाड़ी को खाई में गिरते देखा। बस एक पल, और सिर्फ एक पल को उसने आंखें बंद की थी। अगले पल खुलने पर गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी, यानी गाड़ी खाई में गिर गई थी। सदाम! वो चीखा। मुश्किल खुद को उठाता वो आगे की तरफ भागा था। गाड़ी के गिरने से वहशत अंगेज शोर भरपा हो गया था और एकदम होने वाले ब्लास्ट पर वली ने फिर आवाज़ लगाई थी। सदाम! उसकी धार से इस जंगलनुमा खाई के ऊंचे ऊंचे खौफनाक दरख्त और अंधेरे में परिंदे फड़फड़ाकर दरख्तों पर से उड़े थे। इतना चिल्लाता क्यों है? जिंदा है हम। तुम्हारा खून पिए बिना हम कहीं नहीं जाएगा। नकाहत से भरपूर आवाज़ पर वो झटके से मुड़ा। पहाड़ के करीब सदाम ज़मीन पर पड़ा था। उसके सर से खून निकल रहा था, जबकि सफ़ेद सूट के बाजों पर भी खून लगा था। हाँ, तुझे मरने भी नहीं दूंगा मैं, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। उसका गिरेबान जकड़ते वो उससे से चीखा था। सदाम हंस दिया। दोनों ने खाई के नीचे से जलती आग की रोशनी को देखा था। जिस हवेली में खुशी के शादियाने बजने थे, बेला और हाथ का मिलन होना था, वहाँ इस वक्त सुकूत छाया हुआ था। सदाम का ना नंबर मिल रहा था और ना सदाम का किसी को अता पता था कि आखिर गया तो कहाँ गया। सबके चेहरों पर परेशानी थी। हाँ, बारात में कहीं जाना नहीं था क्योंकि बेला भी यहीं थी, मगर रात के 12 बज चुके थे, मगर सदाम वापस नहीं आया था। इस हवेली में जहाँ सब भी परेशान थे, एक वजूद पत्ते की तरह काँप रहा था। या अल्लाह, मेरा ख्वाब सच ना हो। अपने बिस्तर पर बैठी सदाम की दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए चिड़िया की तरह सहम गई थी। आंसू ज़ारों कतार आंखों से बह रहे थे। नवाब जी वापस आ जाएं। सुर्ख जोड़े में उसके इश्क में सजी उसके इंतज़ार में थी। अपने ख्वाब पर उसका दिल खौफज़दा था। नीचे सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। एक एक मेहमान उसका मुंतज़िर था। वैसे सदाम कहाँ जा सकता है? फ़िरोज़ ने हैरानगी का इजहार किया। वो कहीं भी नहीं गए, आ जाएंगे। हाथ ने नागवारी से कहा।
शहाब ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा था, जबकि इनायत को तो जैसे पतंगे लगे हुए थे। फजल खान से आज पहली बार उसने इतनी डांट सुनी थी कि वो उसको मारने के लिए उठ गए थे। और हाँ, उसे मारते कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी गलती थी। आखिर उससे सदाम को तन्हा जाने ही क्यों दिया, मगर उससे सबको शहर दौड़ा दिया था। फिरोज़ का चेहरा मुतमईन था क्योंकि उसका ख़ास मुलाजिम खाई में गिरने वाली गाड़ी की उसे इत्तला दे चुका था। ये चौधरी वली कहाँ है? उसने एक और नुक्ता उठाया। सुबह से वो भी डेरे पर ही है, शहरयार ने उसको जवाब दिया तो उसने सर हिलाया था। इतनी आसानी से सदाम उसके दरमियान से निकल जाएगा, उसने कहाँ सोचा था ये। अब वली को ख़त्म वो अपने हाथों से करेगा, यही सोचते हुए वो चुपके से वहाँ से निकला। गाड़ी में सवार हुआ और वली के खेतों की जानब आ गया था, जहाँ उसका डेरा था। और कुछ किसान इस वक्त भी काम कर रहे थे, सिर्फ इस कोशिश में कि नवाबों से ज़्यादा उनकी फसल उतरनी चाहिए। उसे मुस्कुरा कर सबको देखा। बेवकूफ़ लोग इस वक्त भी मेहनत कर रहे हैं जब उनकी मौत उनके सर पर खड़ी है, उसने सोचा और वली के डेरे की तरफ देखा, जो रोशन था अब वो ताप से चमक रहा था। उसके आदमी चारों जानब फैल गए और उसके खेत और डेरे का हाथा करके उन्होंने बम बिछाने शुरू किए, इस तरह के किसी की भी निगाह में ना आ सके। आज के दिन फिरोज़ के लिए सबसे बड़ा दिन था। आने वाली कल में सब उसका होता और क्वीन भी। वो खबासत से हंसा। सरिश का बेमिसाल सरापा भी आंखों में आ धमका था। वो चुपचाप अंदर जा रहा था। उसके आदमियों ने वहाँ खड़े गार्ड्स को अपने कब्जे में कर लिया था। एक शोर सा बरपा हुआ था। खेतों पर काम करते किसानों ने हैरत से मंजर देखा। अभी वो भागते कि फिरोज़ के आदमियों ने उन्हें भी पकड़ में ले लिया था। अब वो चीखते चिल्लाते, उनकी मदद को कोई नहीं आना था, क्योंकि इस वक्त फिरोज़ के आदमियों ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। नवाब फिरोज़ खान ने बंदूक को लोड किया और वली के कमरे के दरवाजे को ठोकर मारकर खोला था, तो एकदम हैरान रह गया। हाँ, हैरानगी से उसका मुंह खुल चुका था। उसकी नज़रों के सामने नवाब सदाम फजल खान अपनी पूरी शान और शौकत से बैठा था। चेहरे पर बिला का इत्मीनान था। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। अनायत, अनायत बाऊ, वो खान की गाड़ी खाई में गिर गई। वो चीखा तो वहाँ सबकी चीख निकल गई। जरिश जो नीचे ही आ रही थी, अपने ख्वाब को हकीकत के रूप में सुनकर उसकी टांगें कांपी और वो उन्हीं सीढ़ियों पर बैठती चली गई थी। अनायत ने मुलाजिम को परे धकेला और शहाब हाथ समेत वो तीनों भागे थे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो इस सामन में खुशियों की चांदनी हुई थी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। जरिश पागलों की तरह चीखने लगी थी। जाना जिसके खुद हवास मुअत्तल हो चुके थे हाथ बेदम थे। जरिश के पास आई। उसकी चीखों पुकार पर जैसे जाना का दिल फटने को था। ऐसा नहीं हो सकता जाना, देखो, मैंने रोका था तुम्हारे लाला को, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सुर्ख आंखों से वो ज़ारो की तार रोती रही, उसे बता रही थी। जाना ने उसको सीने में बींचा था। रुकैया बेगम भी वहीं आ गई। जरिश बेहाल हो रही थी, जबकि मोरे ज़मीन पर धड़म से गिरी थी। फजल खान सदमे से अलग सोफे पर पड़े थे। कैसा है लाला साईं? सुकून से मुस्कुराते हुए उसने फिरोज़ की तरफ देखा, जिसकी सीटी गुम थी। सबके पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो मुड़ा तो वली को खड़ा पाया। वली के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। मंजर ऐसा था फिरोज़ खान के लिए गोया आगे कुआं पीछे खाई, मगर उसने बड़ी कोशिश से फिर से अपने हवास बहाल किए। मैं भी ये सोच रहा था, इतनी आराम से तुम मर कैसे गए? सिर्फ मेरे एक हल्के से प्लान की मार थे कि मुझे किंगडम और क्वीन दोनों मिल जाता। स्ट्रेंज, मगर तुमने साबित कर दिया तुम सदाम फजल खान हो। फिरोज से मुस्कुराकर शाने झुकाए थे। क्वीन के नाम पर एक पल को सदाम को हैरत हुई और अगले पल उसकी बात समझते हुए अंदर इतना जलाल भर गया कि मन किया इसी बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दे। उसकी जरिश पर किसी की नज़र हो, जान निकाल कर भी इत्मीनान में ना आए, जबकि वली भी उसकी बेगैरती पर भड़का था। तुझे क्या लगता है जीत तेरी हो सकती है? तूने मेरा बेहद नुकसान किया है फिरोज़ खान। तेरी मौत आज अभी और इसी वक्त लिखी गई है। वली उसके सामने आया। फिरोज़ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ, सदाम के चक्रों में सारा नुकसान बेचारे चौधरी वली का हुआ है, मगर यार तू भी इसका दुश्मन है। असल ये फसाद की जड़ है, इसको ख़त्म करके तेरा बदला भी पूरा और मेरा भी पूरा। भड़के हुए वली को देखकर उसने एक पत्ता फेंका था। बस जैसे ही जज्बाती वली उसमें फंसता, वो वली से ही सदाम का काम तमाम करवा कर और वली का खुद करके वहाँ से निकलता। सदाम उसकी बात पर मुस्कुरा उठा था। हाँ, जहाँ उसका दिल थोड़े से मार्जिन पर उसको उकसा रहा था कि वो जिंदा रहे। जरिश के नाम से अब सारे मार्जिन ख़त्म हो चुके थे और उसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। हाँ यार, तूने सही कहा। वली ने उसकी आंखों में उठती चमक को गौर से देखा था। मगर वो क्या है ना, चौधरी वली अपना बदला खुद ले सकता है, इसलिए तेरे जैसे गीदड़ की ज़रूरत नहीं मुझे, कहते साथ ही खींच कर उसके मुंह पर मुक्का मारा। फिर उस कहाँ भी हमले के लिए तैयार था। 2 कदम दूर हुआ और पीछे से सदाम की बंदूक से सुकून से 2 गोलियां निकली थी और उसके दोनों पाँव पर लगी तो उसे बेदम कर गई थी। फिर उसकी चीख गूंजी थी और वो वहीं ज़मीन पर धड़म से गिरा था। सदाम आगे आया, उसके तकलीफ से कराहते वजूद को देखा। क्या ख्याल है लाला सही, तेरी आंखें निकाल कर अपनी क्वीन का सदका ना दे दें? वो संजीदगी से उसकी आंखों पर बंदूक रखते हुए बोला। फिर उसकी आंखें फैली। वली ने कुछ झंझलाकर सदाम की तरफ देखा, मगर इस वक्त वो अपने होश में नहीं लग रहा था।
तुम तुम्हें मुझे मारकर कोई फ़ायदा नहीं। अगर मुझे तुम मारोगे तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। मेरे आदमी अभी बटन दबाते ही बम ब्लास्ट कर देंगे और तुम दोनों समेत तुम्हारे किसान भी मारे जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया तो सदाम भी मुस्कुराया। वो सारा आदमी हमारा है जाने मन। फिर उसकी गलतफहमी दूर करते ही उसने एक आंख पर बंदूक का बट मारा था। फिर उससे मिलाया। वली अपनी जगह से उठा। तुम इसको अजियतनाक मौत देने के मूड में हो तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वो चिढ़कर बोला, जबकि सदाम फिरोज़ को भिलकता हुआ देख रहा था। उसकी आंख से खून निकलने लगा था। इसी आंख को हमारे महबूब पर डाला है तुमने। हम तुमको ऐसे नहीं मारेगा, वो फनकारा। फिरोज़ की तिलमिलाहट देखने लायक थी। चौधरी वली जो एक सख्त खू इंसान था, वो यह मंजिल ना देख सका। हमको एक बात बता, तुम हमारा दुश्मन बना कैसे? हमको अब तक सारी कहानी में ये समझ नहीं आया कि विलन तुम किस लिए बना। वो बंदूक की नोक से अपनी बियर्ड खुजाता हैरान को नज़रों से उसको देखते हुए बोला था। वली जो बेदम ज़मीन पर पड़ा था, क्योंकि उसकी दोनों टांगों पर गोलियां लगी थी और हिलने की भी सलाहियत नहीं थी। ऊपर से आंख जख्मी थी। उसने दूसरी आंख से नफरत से सदाम को देखा था। तुझे मैंने उम्र के हर हिस्से में सिर्फ अपना दुश्मन माना है, क्योंकि तू नाग है। मेरी होनी थी ये शान व शौकत, ये दौलत, ये मर्तबा, ये इज़्ज़त, मगर नहीं, तेरे बाप ने अपनी गुद्दी तुझे दे दी और इतनी सी उम्र में तुझे सरदार बनाकर मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। मेरी बात, मेरा फैसला उसकी औकात नहीं रही। तुम सब ने मिलकर मुझे हवेली का कुत्ता समझ लिया, जिसे सब झिड़क दे जब चाहे। और फिर मैंने जरिश का रिश्ता भेजा तो तुम एक बार फिर नाक बनकर सामने आ गए। यानी जरिश को देखने जो लोग आ रहे थे वो सब फिरोज़ का प्लान था। तो मेरी खुशियों का कातिल है, तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। वो सब तकलीफ फूल बहाल दोनों हाथ सदाम पर चिल्लाने लगा, जबकि सदाम जो ये सब सुनकर हैरानगी में था एकदम पीछे हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। वली भी सदाम की तरफ देख रहा था। तो इस काबिल नहीं तुझे जिंदा छोड़ा जाए। उसने उसके हाथ पर फायरिंग की। फिर उसकी चीखें निकली। मगर तेरा नफरत का वजह बेहद नामाकूल था, वो पुरसोच हुआ। मगर तुम्हारा मुंह से हमारा बेगम का नाम हमको पसंद नहीं आया। उसने दूसरे हाथ पर भी फायर किया और दूसरा हाथ भी बेजान हुआ और एकदम उसका गिरेबान चकड़ा। फिर हम तुमको फिर भी जिंदा छोड़ेगा, जानता है क्यों? क्योंकि अब तुम इस लंगड़ा हाथ पाँव और एक आंख को अपना वरासत, अपना हिस्सा से सही कराता फिरेगा, और जिस दिन ये सही होगा हम फिर इसको ऐसा कर देगा। तुमको मारकर हमारा दिल को तसल्ली नहीं होगा। तुम दुरुस्त कहता है, सदाम फजल खान नाग है, मगर लोगों के खून से अपना हाथ नहीं रंगता। तेरा ज़िंदगी का हिसाब किताब अब आगे तो खुद करेगा। इस दुश्मनी से अपना पेट पालने की बजाय एक बार तुम हमसे हिस्सा मांगता। खैर, वो अपनी जगह से उठा। फिर उसको एक आंख से दिखाई देना वाकई बंद हो चुका था। इस तरह जिंदा छोड़कर मुझे भयानक मौत मत दो सदाम फजल खान, मार दो मुझे, वो चिल्लाया। मगर सदाम बाहर निकल गया। वली भी उसके साथ बाहर निकला। दोनों ने अभी चंद कदम ही बढ़े थे कि एक फायर उठा। फायर की आवाज़ से खेतों का हाथा किए दरख्तों में परिंदे फड़फड़ाकर बाहर निकले। दोनों ने पीठ मोड़कर बंद कमरे को देखा और एक दूसरे की जानब देखा। सिगरेट है तुम्हारा पास? सदाम की आवाज़ पर वली ने चौंक कर देखा था। अजीब आदमी हो, वली मुस्कुराया। नाग? सदाम मुस्कुराया। कोई शक नहीं, वली ने हामी भरी। सदाम ने घूरा तो मुस्कुराने की बारी वली की थी। मंजर ऐसा था कि हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों से भरी होने के बावजूद कब्रिस्तान जैसा समा था। मध्यम मध्यम सिसकियाँ बार बार दम तोड़ रही थी। शहाब, हाद, अनायत वापस लौट आए थे। कहाँ है हमारा बेटा साईं? फजल खान दौड़ कर उन तक आए थे। अनायत की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ की भी सूख सी आंखें अब बहने लगी थी, जबकि शहाब सूख नज़रों से उनको देखने लगा। गाड़ी का कुछ नहीं बचा, वो बोला तो फजल खान ने सर थाम लिया। हवेली में हाय हाय गूंजने लगी और इस सकूत में चीखो पुकार मच गई थी। जहाँ शादियाने बजने थे वहाँ सफ़े मातम बिछ गई थी। 20 मिनट के ड्राइवर से हवेली के सामने गाड़ी रुकी, जिसे वली ड्राइव कर रहा था। क्योंकि सदाम के बाजू पर चोट ज़्यादा लगी थी। चले, वली ने उसकी तरफ देखा। कमाल है, हम अपने भाई की बारात पर ऐसे जाएगा? अपने महबूब को पसंद भी नहीं आएगा। उसे सर झटका। तुम्हारे अंदर इतनी आशिकी की ठरक है क्यों? वली ने सीट बेल्ट खोली। सदाम ने उसकी जानब देखा था। हम तुम्हारा जैसा नहीं है, मर मर कर कंजूसी से मोहब्बत करे। हम आशिकी करे और दुनिया ना देखे, ऐसा मुमकिन नहीं, समझा? उसने आंखों से जताया। वली ने इस पर जोर गोई पर लानत भेजी और दोनों गाड़ी से उतरे थे। हवेली के बाहर मुलाजिम खड़े थे। गांव के लोग खड़े थे। दोनों को शान से चलते हुए आता देखकर वो अंधेरे में उनको पहचानने की कोशिश करते उनके नज़दीक हुए। बड़े खान आ गए, एक मिजारे ने चीख कर आवाज़ लगाई थी। वली ने हैरत से, जबकि सदाम ने भी इस पागल को हैरत से देखा। तो हमने वापस नहीं आना था क्या? वो बड़बड़ाया। शायद तुम्हारी मौत की खबर पहुंची। वली तंजिया मुस्कुराया। तो तेरा भी पहुंचना चाहिए फिर तो, सदाम ने कहा। तो दोनों ने नागवारी से एक दूसरे को देखा था और अंदर बढ़े। सबसे पहली निगाह अनायत की उस पर उठी थी और वह दौड़ता हुआ सकाया था।
खान खान आप जिंदा है? वो बोला। सदाम ने उसकी तरफ देखा। अपने बाप को, भाई को, दोस्त को अपनी जान आते हुए देखा। वो सब उसे दीवानों की तरह देख रहे थे। वली ये मंजर देखकर मुस्कुराया। हाँ, उसके चाहने वाले बहुत थे और चंद घंटे उसके साथ गुजार कर उसे अंदाज़ा हुआ उसमें एक अलग ही बात थी। हवेली में उसकी वापसी का शोर मच गया था। जाना दौड़ती हुई नीचे आई थी। उसकी आंखें कुछ लम्हों में सुर्ख हो गई थी। सबसे पहले नज़र अपने लाला पर ही गई थी और दूसरी नज़र जब उस पर उठी तो वहीं पर जमकर रह गई थी। वली भी उसी की जानब देख रहा था। वो समझ नहीं सकी उसे कहाँ जाना चाहिए। आंसू भरी आंखों से वो बीच में रुक गई थी। तभी सदाम आगे बढ़ा, जाना का हाथ थामा और वली के सामने ले आया। शायद हाथ खुश नसीब था कि इस शादी में गांव के लोग और हवेली के घर वाले करिश्मे देख रहे थे। वली की आंखों में देखते हुए वो सख्ती से बोला, अब की बार ये हमारा घर तुम्हारा वजह से आई तो हम सच कह रहा तो मैं फ़रोज़ से भी बदतर मौत देगा। वो सफाकियत से बोला, मगर काफ़ी मध्यम आवाज़ में कि दोनों के मबैन हुई गुफ्तगू कोई नहीं सुन सका। वली ने बिना कुछ कहे जाना का हाथ थामा। घर चले? उसने नरमी से पूछा। जाना उसके जख्मों को देख रही थी। आंखों से आंसू भर रहे थे। वो कुछ बोल ना सकी। ये सब जो भी कुछ हुआ समझ तो किसी को नहीं आई थी। सिचुएशन ऐसी थी कि लोग सवाल कम कर रहे थे। सदाम वहाँ खड़े लोगों से मुखातिब हुआ। सब अपने सरदार को जिंदा देखकर बेहद खुश थे और रफ्ता रफ्ता सब उसको देखने के बाद वहाँ से जाना शुरू हो गए कि अब हवेली के लोग रह गए। वली ने भी पलट जाना मुनासिब समझा। अगर एक दो दुश्मन को मारने के लिए इन दोनों को एक होना पड़ा था तो इसका मतलब ये नहीं था दोनों अपने बीच मौजूद इंतकाम को भूल गए थे। वली को अंदर जाना गवारा नहीं हुआ जहाँ जाना के घर वाले जा रहे थे, जबकि शहरियार उसके पास आया। तुम कहाँ थे? ये चोटें कैसे लगी और तुम ठीक तो ना? वो परेशानी से बोला और वली को गले से लगा लिया। यार ऐसे काम क्यों करते हो? तुम दोनों लड़े हो आपस में? वो सवाल कर रहा था। अगर हम आपस में लड़ते तो जिंदा कोई नहीं बचता। मैं ठीक हूँ, हवेली जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, कल बात होगी। उसने उसकी पुश्त को थपथपाते हुए कहा था। शहरियार ने सर हिलाया और आयज़ा और रुकैया बेगम को लेने चला गया, जबकि वली ने एक बार फिर उसकी सूरत तकती जाना को देखा था। अब ऐसे क्या देख रही हो? वली ने उसके चेहरे के नज़दीक हुआ था। जाना ने निगाहें झुका ली। जाने वाली हमारी बेटी भी है शायद। वली ने उसको एहसास दिलाया। तो जाना ने उसकी जानब देखा। मैं कल आ जाऊँगी, वो आहिस्तगी से बोली। खून देख रही हो मेरा कितना ज़ाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे निकम्मे भेतू के भाई की वजह से। तब इस खून को बढ़ाएगी भी उसकी ही बहन, वो भी आज ही रात, समझी? उसकी कमर में हाथ डालकर वो सख्ती से बोला। चोट से ज़ख्मी हो गए मगर मिजाज अब भी वैसे ही हैं। जाना ने उसको दूर किया और अंदर अपनी बेटी लेने के लिए दौड़ी थी, जबकि वली ने सिगरेट जलाकर शोला दिया और हवेली से बाहर निकल गया। साला हम हज करके आया जो तुम सब घेरे बैठा है। डके छुपे लफ्ज़ों में वो सबके सवालों के जवाब दे चुका था, मगर फ़िरोज़ के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसकी मौत की खबर खुद ही गांव में सुब फैल जाएगी। मगर खड्डा होने को आया था, वो जानता था जरिश की क्या हालत होगी, तभी उसकी जान पर बनी हुई थी। मगर ये लोग जान छोड़ने को तैयार नहीं थे। बिल आखिर वो चिढ़कर उठते हुए बोला। अनायत ने पल दो पल में उसकी ड्रेसिंग करवा दी थी, मगर अब उसका जख्म अकड़ चुका था। तभी वो चीखा तो सब मुँह बसोरते इधर उधर रोने लगे थे। ए हाथ सही, तुम शराफत से अपने कमरे में जाएगा। अगर इधर उधर नज़र घुमाया भी तो तुम्हारा टांगों का कचूमर बनाकर तुम्हारा बारात का खाना खिलाएगा तुमको ही। अपने कमरे में जाते हुए वो हाथ को देखकर बोला था। लाला मेरी शादी हुई है यार आज, उससे दुहाई दी। अभी दुरुस्त करता है तुम्हारा खोपड़ी। सदाम ने गुस्से से उसकी जानब कदम उठाए। क्या हो गया, क्या हो गया? जा रहा हूँ अपने कमरे में। जज्बाती हो जाते हैं ये हवेली के लोग भी। एकदम दोनों हाथ उठाकर वो उसको बोला तो शहाब का कहका सबसे ऊंचा था। अल्लाह करे मेरे जैसी तरस तरस कर आपकी शादी हो, आप आधे दुल्हा बनो, आपकी बीवी राजी ना हो आपसे। हाथ जले दिल के भफोले फोड़ने लगा था। उस दिन के बाद इस हवेली में उसने आज कदम रखा था। थोड़ा अजीब लगा। आज वो अपने बच्चे के साथ इस हवेली में आई थी। वहाँ सब अब भी वैसा का वैसा ही था। रात ज़्यादा होने के बाद सब अपने कमरों में थे। शायद वो लोग जो उसे नापसंद करते थे और बाकी पीछे गाड़ियों में आ रहे थे। वली उसे लिए कमरे में आ गया तो जाना हैरान नज़रों से कमरे को देखने लगी। फूलों की महक से कमरा महक रहा था। वली को भी अभी याद आया कि वो कल सुबह तक ये काम करवा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था जाना उसके साथ आएगी। और आज के दिन इतने हादसात हुए कि इस बारे में वो बिल्कुल भूल गया था। जाना के लब अपने आप मुस्कुरा दिए थे। उसने फूलों को छुआ, जबकि वली से अपनी ही बेटी नहीं संभल रही थी। हालांकि वो सोई हुई थी और इस वक्त सोना ही चाहिए था, मगर वली ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो किसी भी वक्त बासानी उठ जाती। उसने तभी जाना पर ध्यान देने की बजाय अपनी बेटी को कॉट में लिटाया जो स्पेशली उसी के लिए बनवाया गया था, और फिर जाना को देखा जो भी फूलों की सेज को देख रही थी। और फिर किसी एहसास के तहत वो बालकनी में चली गई तो उसकी मध्यम से हैरानकुन चीख निकली। वली अपने किए गए कारनामे को सिरे से फरामोश किए बैठा था। जाना उसके हाथ पाँव हालांकि उसके हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, मगर वो फिर भी जाना के पीछे आया और बालकनी में कबूतर देखकर उससे सांस भरा था, जबकि जाना एक्साइटेड सी
सफ़ेद कबूतरों को बाहों में भरे उन्हें प्यार कर रही थी। यह आपने मेरे लिए किया है? वह हैरानगी से पूछने लगी। क्या तुम इनसे कल नहीं मिल सकती? उसने उकताकर कहा। जाना की एक्साइटमेंट दम तोड़ गई थी। अब बिल्कुल नहीं बदल सकते, उसने मुंह बसोर कर कहा। तो तुम्हें मुझ में बदलना क्या है? वली ने आगे बढ़कर कबूतरों को उसकी गोद से अलग किया था। ध्यान से, इन्हें कुछ हो जाएगा, जाना बेताबी से बोली थी। अगर ऐसे ही रहा तो इनकी गर्दनें मरोड़कर अपने वलीमे में लगा दूंगा। उसने घूर कर जाना को देखा और उसे बाहों में भरकर अंदर ले आया था। वली, जाना ने हिम्मत करके उसके बाजू पर थप्पड़ लगा दिया था। मैं ज़ख्मी ना होता तो तुम्हारा शिकार ऐसे करता कि तुम्हारे होश ठिकाने लगते। उसने साइड लैम्प जलाया था। जाना का खूबसूरत चेहरा चमक उठा। फूलों की सेज में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। जाना की गिरती उठती पलकें वली को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। इससे पहले वो उसके चेहरे पर झुकता, जाना ने अपना चेहरा मोड़ लिया। वली ने कुछ चौंक कर उसको देखा। क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में अब भी जगह नहीं बनी? वो एक एहसास के तहत बोला। मैंने ऐसा नहीं कहा। जाना ने उसके सर के मुख्तसर से ज़ख्म पर अपनी उंगली फेरी थी। वली ने उसकी उंगली को पकड़कर लब्बों से लगा लिया। क्या तुम्हारा दिल मुझसे साफ नहीं हुआ? उसने एक और सवाल दागा। जाना ने गौर से वली की तरफ देखा। उसके बोलने का मुंतज़िर था। चौधरी वली, जो अपने गरूर अना में मदहोश इंसान था, आज किस तरह उसके जवाब का मुंतज़िर था। अगर साफ ना होता तो आपके पास नहीं होती। जाना ने उसकी तरफ देखा। वली को लगा जैसे उसके अंग अंग के दर्द पर ठंडक का एहसास रख दिया। जाना पर झुकते वो पूरी तरह मदहोश हो चुका था, जबकि जाना ने भी जैसे दिलो दिमाग की रजामंदी से उसकी गर्दन में बाजू हमायल की। वली खुद को सिराब करने में, उसको अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने में मगन हो गया था। कुछ तौक़ुफ़ बाद जाना ने फिर से उसको ज़्यादा फैलने से रोका था। मैंने आपका कितना इंतज़ार किया, उसने बिलाखिर उसके कुर्ते के बटन से खेलते हुए शिकवा किया जहाँ गिर्द लगी थी। आज के बाद इंतज़ार करवाऊँ तो भले जान ले लेना। वली ने मुस्कुराकर उसके गाल पर प्यार किया। हमारी बेटी हुई वली, आप सबसे देर से आए, उसने एक और शिकवा किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, नहीं लगाऊंगा मेरी जान, आने वाले 10-12 बच्चों में तुम्हारे सर पर खड़ा रहूँगा, दूसरे गाल पर प्यार करते उसने कहा, जबकि जाना की आंखें फैली थी। 10-12? वो हैरान थी। क्यों कम है? वली ने उसकी नाक पर प्यार किया था। जाना ने सर झटका और उसकी जसारतों से घबराकर उंगलियां उसके लबों पर रख दी थी। आपने हमारी बेटी का नाम भी नहीं रखा। एक और शिकवा तैयार था। ओह, वली को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। एक्चुअली मुझे यार, लड़कियों के नाम तुम्हें पता होंगे ना? वो कुछ सोचते हुए बिलाखिर उस पर डाल गया था। नहीं, आप रखेंगे, जाना ने जिद की थी। जान ले, वो बहुत सोच कर बोला था। जाना ने उसे ऐसे देखा गोया पागल हो। वली ने हंसते हुए भरपूर शरारत की। ये कैसा नाम हुआ भला? कितना फजूल सा नाम है, उसने एहतजाज किया। देखा, मुझे यकीन था तुम समझोगे नहीं। आप उसके अंदर की साइंस समझा दें। जाना उसकी शरारत पर शर्मा सी गई थी। जाना का जान और वली का ली मिलकर बन गया जान ली, उसने बताया तो जाना को हंसी आ गई थी। मैंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, वो बोली, जबकि वली ने उसकी खिलखिलाहट को कैद करके उसको खुद में जकड़ लिया था। जाना के दिल की धड़कन आज वली की मोहब्बत की ताल पर थरक रही थी। दरवाज़ा अभी खुला भी नहीं था कि घूमता हुआ तकिया उसके मुंह पर आकर लगा, जबकि वो अपना ज़ख्मी सिर थाम कर रह गया था। उफ, घायल करेगा ये लड़की आज हमें, कितना चालाक है। ज़ख्मी शेर को शिकार पर उकसाता है। उसको देखते मुस्कुराहट दबाते हुए खुद से ही बोल रहा था, जबकि मुकाबिल सुर्ख लहंगे में अपना बेपनाह हुस्न से बेपरवाह अपनी सिसकियों को रोकती जो चीज़ हाथ में आ रही थी खींच कर उसके सर पर मार रही थी। ये तो शुक्र था अब तक सिर्फ तकिया ही उसके हाथ आ रहे थे। यारे मन, हौसला मक्खन साई, हम ज़ख्मी हैं, वो बोला और अचानक उसकी कलाई को सख्ती से थाम कर अपने करीब किया था। जरीश ने उसके सीने पर मुक्के बरसा दिए, जबकि फूट फूट कर रोती थी। उसके जिस्म से जान निकाल कर वो कितने सुकून से मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। मक्खन दिलबर, हम ठीक है यारम, उसने उसके मचलते वजूद को ज़बरदस्ती सम अपने सीने में जकड़ा था। नहीं, मैंने रोका था मैंने, आप फिर भी चले गए, आप कितने बुरे हैं नवाब जी, वो इस सितम करके सीने में मुँह छुपाती फूट फूट कर रोती थी। सदाम इतनी मोहब्बतों पर सरशार हुआ था। उसकी पीठ पर हाथ रखकर वो उसको हौसला देना चाह रहा था। अब रोता रहेगा, कसम उठा ले दिलबर, हमारा हाथ दुखता है तुम्हारा इस वज़न से रोना धोना से, वो ज़बत से बोला। जरीश ने सर उठाया था। बिखरे बाल, उड़े उड़े मेकअप से उसके सर पर बंधी पट्टी और बाजुओं पर पट्टी देखकर वो नए सिरे से रोती थी। आपको दर्द हो रही है सदाम, आप क्यों गए? वो उसके हाथ थामते मासूमियत से फिर से रोती थी। अच्छा, अब नहीं जाता, तुम रोना बंद करेगा? ऐसा शोला बनकर रोमांस चाड़ने के बजाय काटने को दौड़ता है। उसके रेशमी बिखरे बालों को संवारते हुए वो उसके पेशानी पर अपना लम्स छोड़ गया था। जरीश ने उसके दोनों हाथ थाम लिए उसको बिस्तर पर बिठाया था। सदाम उसकी बेताबियाँ देख रहा था। आप लेट जाएं, उसने कहा। सदाम सादतमंदी से लेट गया था। जरीश ने उसकी तरफ देखा, आंखें फिर बनने लगी थी। अब तुम रोया, तुम
तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, सदाम ने घूरते हुए वार्न किया। बस करें खबरदार, बस करें खबरदार, जो आपने मुझे घूरा या झिड़का, समझते क्या है आप खुद को? दूसरे आपके पीछे लगे रहे और आपका जो दिल में आए वो करेंगे। वो गुस्से से आंसू साफ करते हुए बोली और इसके सामने बैठ गई थी। सदाम चाहत भरी आंखों से उसको देखता रहा। हम तुम्हारा माँ बाप का बदला लेकर आए, उसने उसकी गर्दन में हाथ डालकर खुद के नज़दीक करते सरसराते लहजे में कहा था। जरिश वहीं थम गई थी। क्या मतलब? मतलब तुम्हारा माँ बाप का कातिल खुद अपने अंजाम को पहुंच गया, उसने उसकी आंखों को छूते हुए कहा। जरिश ने ज़ोर से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ ली थी और सदाम को उसकी आंखें भीगती हुई महसूस हुई थी। दिलबर बस करो यार, वो उस पर अपना इश्क निछावर करता कुर्बान हो रहा था। हम तुमको आखिर कितना चाहेगा? जरिश के आंसू थमते ही उसने उसका चेहरा खुद से ज़रा फासले पर किया, जबकि जरिश उसको खुशखबरी को सोचने लगी जो उसको भी बतानी बाकी थी। आपकी सारी चाहत सिर्फ मेरे लिए, मैं किसी को नहीं लेने दूंगी, इसमें से थोड़ा सा भी नहीं। जरिश ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। सदाम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने मुकाबले लिटा लिया था। उसके चेहरे पर झुक गया, उसकी गर्दन पर मोहब्बत के फूल बिखेरते हुए मधोशी के आलम में था। सदाम, घबराई घबराई शर्माई शर्माई से जरिश उसके घने बालों में उंगलियां फंसाई। हुक्म जाने जाना, उसने जरिश की तरफ देखा। वो आपको कुछ बताना है, उससे कहा। तो बोलो, हम बहरा नहीं है, सुन सकता है। एक बार फिर से उसमें मगन होते हुए वो बोला तो जरीश उसका बाजू सख्ती से पकड़ा था। आप ऐसे करेंगे, मैं कैसे बोलूँगी? उसकी पलकें आरज़ों पर गिरी गिर जा रही थी। अच्छा, आप जल्दी बोलेगा, उसने कहा और उसकी शक्ल देखने लगा, जबकि जरीश की जान पर बन आई। बताए तो कैसे बताए? वो आप मैं वो बखलाई हम एक कमरा में बंद है, सदाम उसके कान में अपनी ज़ुबान में गुनगुनाया था। नवाब जी, जरीश ने ज़ोर से कहा था। सदाम ने तेवरी बिगाड़ कर उसको देखा। अब बोलेगा? वो घूरने लगा। आप वो बन गए हैं। जरीश को लगा उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमटा है। अब ये वो क्या होता है? वो जन मरीद कहता है तुम बहुत तेज़ हो गया, हम तुम्हारा दिमाग ज़ख्मी हालत में भी दुरुस्त कर सकता है। वो दोबारा मनमानियों पर उतरने लगा, जबकि जरीश के मुंह से बेहद मध्यम आवाज़ से बाबा निकला, जिसे सुनकर सदाम वहीं थम गया। एक झटके से उठा और कराह कर रह गया था। ध्यान से, जरीश खुद को संभालती उठी। तुम सच कहता है? बिल्कुल सच, वो एक्साइटेड सा बोला, नहीं चीखा था। जरीश ने सर झुका लिया, गोया वो शर्माने के फुल मूड में थी। वाह साईं, तुम तो गजब निकला। वो बेहद खुश एक बार फिर उसको बाहों में ले गया था। जरीश उसकी खुशी पर खुद भी खुशी से जगमग हो उठी थी। जानता है हम अपने लड़के का नाम क्या रखेगा? उसने उसके गालों पर प्यार करते हुए पूछा। लड़का? जरीश ने आंखें घुमाई। हाँ पक्का लिख ले, हमारा लड़का होगा कबीर। कबीर सदाम फजल खान, वो सरशार सा बोला। दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ा नाम किसी का नहीं होगा। जरीश को हंसी आई। सदाम ने अब्रू उचकाई। तुम बहुत मचलता है, अब बताता है तेरा ऐसी का तैसी, कहते साथ ही उसको अपने बेलगाम जज्बात की नज़र कर गया, जबकि जरीश मोहब्बत की भीनी भीनी बारिश में भीगती जा रही थी। हाथ को अपने कमरे में देखकर बेला हैरान हुई। आपको साहिब ने मना किया था, फिर भी आप आ गए, उसने झिझकते हुए कहा, जबकि हाथ ने उसको घूरा। ये साहिब क्या होता है? लाला है वो हम सब के, वो उसको अपने करीब खींचते हुए बोला। बेला कुछ नहीं बोली, जबकि हाथ उसके शफाफ हुस्न से खुद को सैराब करने लगा था। बेला ने उसके सीने पर हाथ रखा। हाथ के लिए ये लम्हे जैसे खुशियों से कम नहीं थे। जान, इतनी मेहरबानी। वो अचानक उस पर झुका और बेला की सांसें थम गई, जबकि कमरे में दोनों की बेहंगम धड़कनों की गूंज थी। और इन फसूखी लम्हों में बेला उससे अचानक ही जुदा हुई। हाथ ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, जबकि बेला की आंखों के गोशे भीग गए थे। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, वो बोली तो आवाज़ रुंध गई थी। मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता, वो बोला। मगर मुझे आपको बताना है, वो ज़रा झंझला कर बोली। ठीक है, जो भी बात है बताओ। उसके मुस्तरिब चेहरे को देखकर हाथ ने उसे बेड पर बिठाया था। हाँ बोलो, क्या बात है? हाथ ने उसके हाथ को थाम कर कहा था। मैं आपको खुशियाँ नहीं दे सकती, आपके आंगन में बच्चों की खुशियाँ नहीं दे सकती, कहते वो फूट फूट कर रो दी। और इस तरह के हाथ जो ये सब जानता था और इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, औलाद देना अल्लाह के इख्तियार में था, तो इसमें उसके रोने की कोई वजह नहीं थी। उसे बेला का हाथ सख्ती से जकड़ा। हमारी औलाद होगी और वो तुम ही दोगी, और वो तुम ही होगी जो मेरे आंगन को औलाद की नेमत से रोशन करोगी। और अगली बार तुम्हारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ना सुनूँ ऐसा मैं, वो पहली बार सख्ती से बोला था। ऐसा कैसे मुमकिन है? बेला ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा था। देखो, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, मगर खुदा पर यकीन करता हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए। वो इतनी मोतबर बात करता हुआ हाथ तो बिल्कुल नहीं लगा था। और तुम देखना, इन सबसे खूबसूरत बच्चे मेरे होंगे, वो पूरे इत्मीनान से बोलता बेला को हंसने पर मजबूर कर गया था, जबकि हाथ को उसकी हंसी पर दिली सुकून मिला और उसने उसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया, जबकि बेला का हाथ कांप उठा था। उसके इरादे
उसकी आंखों में दिख रहे थे और वो उसे उसके अमल से रोक नहीं सकती थी, ना ही वो ऐसा हक रखती थी। तुम्हारा ताल्लुक उल्लुओं के ख़ानदान से तो नहीं? शहाब ने उसकी तरफ देखा। आपके साथ मसला क्या है? मैसी गुस्से से बोली थी। पीछे पड़े हुए हैं कब से, मैसी ने तब कर कहा। मेरा मसला तुम हो लड़की, तुम। प्यार हो गया तुम्हारी इस फालतू शक्ल से। उसकी कहने की देर थी, मैसी ने उसके खींच कर मुक्का मारा था। प्यार से ज़्यादा वो फालतू शक्ल पर भड़की थी। शहाब ने उसकी सूरत देखी। आप अपने आप को गुम करें, वो घूरने लगी, जबकि शहाब ने गहरा सांस भरा और उसको खुद से नज़दीक खींचा। मैसी ने हैरत से उसकी सूरत देखी थी। दोनों ही भरे हुए हैं, जोड़ी खूब जमेगी, वो शरारत से बोला। मैसी ने उसको धक्का दिया, जबकि शहाब उसको पकड़ता रह गया, जो उसके पास से एकदम भागी थी। मगर उसकी मुस्कुराहट शहाब की नज़रों से छुपी न रही। शादी के हाल में मंजर भरपूर और मुकम्मल था। सब थे, खुशियाँ थी, जैसे दोनों गांव के लोग भी खिल उठे थे। फ़र्क जहाँ अब भी नहीं आया था वो था सदाम और वली का ताल्लुक, जो हकीकत में साले बहनोई का हक अदा कर रहे थे। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा नावल। एक लंबा सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नावल पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। कल की तरह बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो रिस्पॉन्स लाजमी दीजिएगा। मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। वैसे मेरे लिए तो आज की एपिसोड बेस्ट थी, मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आई। बिकॉज़ इसमें जो सदाम के सीन्स थे वो कमाल के थे, सारे सदाम के सीन्स, और स्पेशली वली और सदाम के सीन्स आज के एपिसोड में आउटस्टैंडिंग थे, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लास्ट एपिसोड पसंद आई होगी। आप सबकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि नावल आप लोगों को कैसा लगा। एक कंप्लीट नावल पे एक लॉन्ग सा मुझे रिव्यू दीजिएगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जी, तो नावल का नाम था डूंगियाँ शामा, अज़ तानिया ताहिर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आपी जान जी, कैसी हैं आप? नावल एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मज़े की स्टोरी है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। दैन शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं ज़बरदस्त, हैप्पी, नाइस, थैंक यू वेरी मच शहनाज अफ़ीफ़। अली बेग कह रहे हैं वेरी वेरी ब्यूटीफुल नावल, फैंटास्टिक करैक्टर की तो क्या बात है। सदाम बेस्ट हीरो, बट वली भी कम नहीं है। जाना की तो क्या ही बात है, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू अली बेग। दैन शेर अली कह रहे हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शेर अली। अमीर मोहम्मद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? नावल इज़ सुपर डुपर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस नावल एंड वॉइस, थैंक यू वेरी मच शहरीन। दैन रानी शाह कह रही हैं बहुत ही कमाल का एपिसोड था, थैंक यू वेरी मच रानी शाह। दैन ज़ैनब सगीर कह रही हैं बहुत बहुत अच्छी, थैंक यू ज़ैनब। दैन रुबाब गिलानी कह रही हैं नावल नेम क्या है? तो नावल का नेम है डूंगियाँ शामा बाय तानिया ताहिर। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरी एक लिसनर हैं आमिना मलिक, उनका मैंने कमेंट रिमूव कर दिया था। उन्होंने नावल का नेम मेंशन किया हुआ था, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नावल का नेम मैं हमेशा लास्ट एपिसोड में मेंशन करती हूँ। ये मेरे चैनल का रूल है, तो काइंडली आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि अगर ये चैनल का रूल बनाया है तो आप लोग भी इसे फॉलो करें, ठीक है? नाम मैं ऐसा नहीं है कि शो नहीं करती, नाम मैं बताती हूँ, लेकिन जब नावल कंप्लीट होता है तो नाम तब शो करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ठीक है जी? तो दैन रमीन रियाज कह रही हैं फेवरेट नावल, थैंक यू वेरी मच रमीन रियाज। दैन फरहान गेमर कह रहे हैं बहुत अच्छा नावल है, बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। दैन हैदर अब्बास कह रहे हैं हाय अल्लाह मज़ा आ गया ये एपिसोड देख के, थैंक्स आपी, थैंक यू वेरी मच हैदर अब्बास, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी है। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन मिस्टर दोशानी नाइस, थैंक यू वेरी मच। दैन रिजवान अली कह रहे हैं नाइस आपी, थैंक यू वेरी मच रिजवान अली। रोज़ आर्ट कह रहे हैं आपकी आवाज़ और नावल दोनों ही सुपर से भी सुपर हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगता है, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। दैन गौसिया ख़ान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। तानिया आबिद ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच तानिया। हिना रंगरेज कह रही हैं सदाम के बोलने का तरीका अच्छा है,
मस्त नॉवल, सुनने में मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच हिना, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन बुशरा आसिम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नॉवल ज़बरदस्त यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आया। आज दादी तो साइड लगी आज के एपिसोड में, बिल्कुल खस कम जहाँ पाक। वली तो फिर हीरो है ना अपना नॉवल का, और सदाम भाई तो फिर सच कहा आपने, उसका ऊपर का माला खाली है। खैर नॉवल ज़बरदस्त लगा, फिर से थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका कमेंट बहुत मज़े का था, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट बुशरा। देन आयशा क्वीन कह रही है अस्सलाम वालेकुम, नाइस एपिसोड। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आयशा। इतना शॉर्ट कमेंट क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, मुझे जवाब चाहिए। देन सीमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीमा, आप कैसी हैं? आज का एपिसोड अच्छी थी। इस नॉवल में जाना के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी बेटी हुई। वली को वली के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, राइटर ने वली के करैक्टर बहुत ही गंदा दिखाया है। देखना उससे लास्ट में माफ़ी मिल जाएगी, बिल्कुल माफ़ी मिल ले जानी थी, हमें पता ही था, वही टिपिकल एंडिंग। राइटर को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि लोग नॉवल से इंस्पायर भी होते हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं। फिर लोग सोचते हैं आप जुल्म करते जाओ और हमें माफ़ी मिल जाती है। हाँ ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी इस पॉइंट पे बात की थी कि लड़की के करैक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। मुझे लगता है राइटर को लड़कियों को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए बिल्कुल, मगर सच तो ये है कि लोग भी रूड हीरो को ही पसंद करते हैं। शायद राइटर इसीलिए करैक्टर ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पसंद भी आवाम की ऐसी है ना। तो मुझे जाना कि भाई का करैक्टर भी अच्छा लगा यार, हीरो ने हीरोइन पर कोई जुल्म नहीं किया। बिल्कुल सदाम का करैक्टर आउटस्टैंडिंग था, बहुत मज़े का था। और मुझे पर्सनली सदाम का करैक्टर वैसे ही बहुत पसंद है। एक तो उसका लहजा, उसके बोलने का अंदाज़, और एक वैसे वो आशिक मिजाज बंदा था भाई अपना। हीरोइन ने बहुत गलत किया है, और दूसरी तरफ उसके भाई ने जाना पर जुल्म किया, और दादी के साथ बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल उसके साथ तो अच्छा हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप मुझे नोटिस करती हैं, थैंक यू भैया। आपको नोटिस नहीं करूँगी तो किसे करूँगी। शहरी और हीरोइन का करैक्टर को थोड़ा सा तो भी टाइम देना चाहिए था, मगर दो कपल्स को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। जी बिल्कुल, मेन कपल जो थे ना वो दो ही थे, सदाम और जरीश, और वली और जाना, तो प्रॉपर टाइम उन्हें दिया गया। तो वो वैसे उनकी थोड़ी सी स्टोरी साथ चलाई गई थी, साइड कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं। अगर देते तो शायद और मज़ा आता बिल्कुल। और आपको पता है कि कल की एपिसोड में व्यू के साथ साथ कमेंट भी ज़्यादा हैं। पता है मैं कल दिन भर व्यूज़ चेक करती रही हूँ। भैया आपका प्यार है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसी बातें मुझे बताते हो कि आप लोग चैनल विज़िट करते रहते हो, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इंतज़ार होता है। तो वाकई दिल से खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच सीमा, आपका कमेंट हमेशा की तरह ही बहुत मज़े का है। एब्यूकस, यार मुझे पता नहीं है, मैंने सुना पहली दफ़ा है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये वर्ड क्या है। मैथ्स की तरह होती है, हमें मैथ्स से अलग सब्जेक्ट होता है, और जो भी अलग होता है, और मिलाकर कैलकुलेशन हो जाती है। मैंने वैसे आपका ये पढ़ लिया था। ये एक सब्जेक्ट आउट ऑफ कंट्री का सब्जेक्ट है, मगर इंडिया में भी पढ़ाया जाता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाएँ तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। यार बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों का ना सभी थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस से हाव नाव हो। तो सीमा कह रही है, आयशा कह रही है राइट, और बिल्कुल मैं भी ये कह रही हूँ कि आप बिल्कुल राइट कह रही हैं। और ये हाव नाव होनी चाहिए थोड़ी लैंग्वेज से, कि बंदे को चलो ज़्यादा ना से कम से कम पता तो हो ना कि है क्या चीज़ है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सीख ले, हमारे लिए यही बड़ा है। बिकॉज मुझे मैथ्स से इतनी नफ़रत है ना, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शुरू से मैथ्स से बहुत चिढ़ती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच सीमा फॉर योर लवली कमेंट, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी लास्ट एपिसोड पर आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन नामिना ख़ान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने नावल बहुत अच्छा पढ़ा है, और इसमें जो किरदार है वो बहुत बहुत अच्छा, इस तरह का नावल पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आमना, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। देन वेस्टेड कह रहे हैं हेड्स ऑफ लव, आप ही थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको नावल पसंद आता है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, तो दिल से शुक्रिया। आगे भी आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। देन ऐसे ऐसे देन ये कह रही हैं कि सदाम ऑलवेज फेवरेट, थैंक यू वेरी मच, सदाम मेरा भी फेवरेट है। देन मोहम्मद हातिम कह रहे हैं सुपर, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हातिम। मरियम कह रही हैं ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच मरियम। पारस ओवैस कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। वेस्टेड कह रहे हैं वेरी नाइस, आप कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच वेस्टेड। देन सुल्ताना इंसारी कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच सुल्ताना इंसारी। देन बुशरा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम,
बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा नावल, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन नाज़ इंसारी कह रही हैं थैंक यू, वैसे आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हारिस खान कह रही हैं प्यारी आपकी ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच हारिस। देन फ़रा तारिक कह रही है नावल तो अच्छा था पर इतना ख़ास नहीं किया, जैसे इंशरा इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए था, उसके किरदार के ऊपर उसने आवाज़ उठाई, इतनी सफाई सुफियान के भाइयों की थोड़ी सी नाराज़गी दिखानी चाहिए थी। दूसरी परी को भी थोड़ा सा दिखाते कि वो भी अपने हस्बैंड से नाराज़ है, जिस तरह थोड़ा सा एंड बढ़ाना चाहिए था वैसे ठीक था नावल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थोड़ी सी इस नावल में थी कि अस्क्रीम और क्या नाम था परिविश का करैक्टर, वैसे राइटर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख सके जिस तरह स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, ये चीज़ मैंने भी नोट की थी। बाकी सुफियान की स्टोरी मुझे अच्छी लगी कि ऑल ओवर उसे कंप्लीट टाइम दिया गया था, एक प्रॉपर स्टोरी थी। और ये आप सही कह रही हैं कि उसे सुफियान ने गलत बहुत किया, जो उसने उसके किरदार पर शक किया, तो ये बहुत गलत बात थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट। फरहाना तारिक दैन सुल्ताना इंसारी कह रही हैं आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इंशाल्लाह रात 7 बजे अपलोड हो जाएगी लास्ट एपिसोड। दैन सैमसंग कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड होगा, इंशाल्लाह रात 7 बजे। देन शाजिया अनवर कह रही हैं बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शाजिया। अखेन कह रहे हैं अखे, आई डोंट नो इनका क्या नाम है, आई एम रियली सॉरी डियर, ज़बरदस्त स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। जी तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड जो थी हमारे नावल की लास्ट एपिसोड पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। ठीक है जी, तो आप लोगों ने लॉन्ग सा रिव्यू देना है मुझे, तो अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तो आप लोग मुझे नेक्स्ट बताइएगा कि आप लोग किस बेस पे या किस तरह का नावल सुनना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम कल हाजिर होंगे नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।